तो यहाँ से स्टार्ट करना था। इससे पहले वाला क्लास में हम लोग क्या देखा था, हमने इससे पहले वाले क्लास में कुछ देखा था ना जी, यहाँ तक देख लिया था जो एरोमेटिसिटी के बारे में जो क्या है क्या नहीं, ये चीज़ें देख लिया था। ठीक है, आइए यहाँ से देखते हैं। तो ये देखिए पॉलीसाइक्लिक, पॉली का मतलब ये तो मैनी, मैंने मैनी का मतलब क्या होता है, मोर देन वन। ठीक है, अब दोनों पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, तो कैसे समझेंगे कौन एरोमेटिक है कौन नॉन एरोमेटिक है कौन एंटी एरोमेटिक, कैसे समझेंगे? तो दो केस हो सकता है पॉली मतलब क्या, एक फ्यूज स्टेट में हो सकता है। ये देखिए फ्यूज स्टेट उसको बोलते हैं, एक होता है आइसोलेटेड। ठीक है, फ्यूज स्टेट उसको बोलते हैं जो दो रिंग होता है, उन दो रिंग के बीच में एक रिंग, दो रिंग के बीच में एक ऐसा बॉन्ड होता है जो कॉमन होता है दोनों रिंग के लिए। दोनों रिंग के बीच का एक बॉन्ड जो होता है दोनों रिंग में वो कॉमन होता है, दैट इज द फ्यूज स्टेट। यानी कि जो इसके लिए अगर बात करें तो सृजन ने कुछ दिन पहले बताया था जो इसके लिए क्या करना था, ये मैं बताया था उस समय। ये फ्यूज्ड स्टेट जब होता है तो इसको बोलते हैं होल सिस्टम इज कंसिडर्ड फॉर द एरोमेटिक फॉर क्या लिखा, कंसिडर फॉर कंडीशन ऑफ एरोमेटिक, यानी कि एरोमेटिसिटी को कंसिडर करने के लिए पूरे सिस्टम को मुझे मानना पड़ेगा, एक सिस्टम मानना पड़ेगा। पर टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितना, 1 2 3 4 5, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन, दैट इज द 4n+2 एंड दैट इज इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन। यस और नो, क्योंकि जो n का वैल्यू 2 रख दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर। मतलब क्या, दिस वन इज द एरोमेटिक। ठीक है, कब की बात कर रहे हैं, जब जो पूरे सिस्टम को आपको एक सिस्टम मान करके और तब नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन को काउंट करके और तब बताना है 4n+2 रूल को। लेकिन आइसोलेटेड के केस में क्या होता है, एक सिंगल, यानी कि ये वाला जो है कॉमन, देखिए कोई भी कॉमन नहीं है यहाँ पे, और इसके लिए कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ दूसरा रिंग अलग अलग तरीके, तो इसके लिए इंडिविजुअल रिंग को हम देखते हैं, हमेशा इंडिविजुअल रिंग को देखते हैं। और इंडिविजुअल रिंग का अगर बात करें तो आप कहेंगे जैसे सर दिस वन इज एरोमेटिक, दिस वन इज एरोमेटिक, दिस वन नॉन एरोमेटिक, दिस वन इज नॉन एरोमेटिक, ये वाला एरोमेटिक ये वाला नॉन एरोमेटिक, तो क्या सिचुएशन हो जाएगा? तो अगर एरोमेटिक एक हो रहा और एक नॉन एरोमेटिक सॉरी एंटी एरोमेटिक हो रहा है, तो एक बात ध्यान रखना, एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक है, सॉरी ये ऐसे तो होगा ही नहीं, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। अभी राइट नाउ है तो नॉन एरोमेटिक है, जब या फिर ये वाला नॉन एरोमेटिक ये एंटी एरोमेटिक, तो हमेशा हम इस चीज़ों के लिए खैर एग्जाम्पल नहीं देगा, डबल बॉन्ड से जब देगा तो ये डबल बॉन्ड तोड़ते हैं हम लोग। सपोज आगे मैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ, और ये नॉन एरोमेटिक है और ये तोड़ने के बाद से सिंगल बॉन्ड आने के बाद से एंटी एरोमेटिक बनता है, तो ये एंटी एरोमेटिक नहीं बनता, हमेशा नॉन एरोमेटिक में ही रह जाता है। तो इतना ध्यान रखना है, जो इंडिविजुअल रिंग को लिए हम लोग कंसीडर करते हैं इन केस ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम में, तो कहते हैं इंडिविजुअल रिंग इज कंसीडर्ड फॉर एरोमेटिक इन केस ऑफ द आइसोलेटेड के केस में। राइट। अब देखिए ये डिफ्यूज के केस में, ये फ्यूज्ड केस में यहाँ पे देख लीजिए ये इन तीनों को मिलकर के इसको बोलते हैं हम क्या, एरोमेटिक। और ये इंडिविजुअल को बोलते हैं दैट इज द, ये भी एरोमेटिक कंडीशन है, लेकिन इसके लिए अलग चेक करेंगे, इसके लिए अलग चेक करेंगे, इसके लिए अलग चेक, इंडिविजुअल को चेक करेंगे। ठीक है, आइए इसके बाद से हम देखते हैं एक एजुलीन एक ऐसा कंपाउंड है जो इसमें ये नॉन पोलर होने के बावजूद भी पोलरिटी शो करता है। ये सबसे बड़ा एक स्पेशल टाइप का ये है। स्पेशल टाइप का क्यों है, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, इसका मतलब 10 इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक कंडीशन हो जाएगा, एरोमेटिक कंडीशन हो जाएगा। ये क्या करता क्या है, ये बॉन्डिंग का शिफ्टिंग कर लेता है। ये देखिए यहाँ से बॉन्ड का शिफ्ट हुआ, यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पे जाए, यानी कि ये वाला बॉन्ड का शिफ्ट होकर के यहाँ गया, यहाँ से गया यहाँ पे, यहाँ निगेटिव आ गया, यहाँ पॉजिटिव आ गया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये वाला सिचुएशन रहता है इसमें, ये रेजोनेंस में कर लेता। तो ये देखिएगा यहाँ पे जब आपको बनाएंगे ना, कुछ गड़बड़ है क्या, हाँ कुछ गड़बड़ तो लग रहा है, क्योंकि आप जानते हैं, आप खुद बता दो, ये वाला सिचुएशन में आप बता दीजिएगा, ये माइनस है, क्या ये एरोमेटिक है, इज इट एरोमेटिक और नॉट? बोलिए, कौन बोलेगा? सृजन बोलिए, एरोमेटिक है नहीं है? हाँ है। अब देखिए यहाँ पे एक कॉमन बॉन्ड है, यहाँ पे क्या ये डबल बॉन्ड है? नहीं है। तो हमारे पास सिचुएशन क्या मिलेगा, ऐसा कुछ मिलेगा, कुछ ऐसा प्लस है। क्या ये एरोमेटिक है? क्या ये एरोमेटिक है? नहीं है।
ये एरोमेटिक नहीं है। लेकिन एक चीज़ ध्यान देखिए, एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे क्या होता है, ये बॉन्ड मैंने यहाँ से यहाँ शिफ्ट कराया, यहाँ पे प्लस आया, यहाँ पे माइनस आया, ठीक है। और हम जानते हैं जब प्लस से माइनस, यानी कि जो कभी भी किसी भी बॉन्ड पे बात करते हैं, इसके ऊपर डेल्टा प्लस होता है तो इसके ऊपर डेल्टा माइनस, तो इलेक्ट्रॉन का जिधर फ्लो होता है उसी को डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। और निगेटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर हुआ। ओके, ये सी है, यहाँ पे दिख नहीं रहा हमको जो ये एरोमेटिक कंपाउंड है या नहीं है, लेकिन ये एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है। कैसे है ये दिखाता हूँ मैं यहाँ पे दूसरा बॉन्ड तोड़ करके। देखिए, ये आपने यहाँ तोड़ा, ये ऐसा भी तो संभव है कि ये टूट जाए यहाँ पे, ये टूट जाए यहाँ पे, ये संभव है, ये पॉसिबल है। जब ये पॉसिबल होगा तो ये दिख नहीं रहा लेकिन है, वही चीज़ें कंडीशन हम लोग को समझ में आना चाहिए क्या क्या है। सी यार, ये पॉजिटिव 1 2 3, क्या ये संभव है? क्या ये संभव है? बोलिए। 1 2 3 4 5, ऐसे देखो। अब देखिए यहाँ पे एक और ये माइनस, क्या ये संभव है? ये दोनों मैंने जो बनाया स्ट्रक्चर, क्या दोनों बन सकता है या नहीं बन सकता है? दोनों बन सकता है नहीं बन सकता है? बन सकता है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड यहाँ आता तो ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और फिर इसके ऊपर निगेटिव चार्ज, तो ये देखिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड निगेटिव चार्ज, ये सर नो। इसका मतलब कि ये भी एरोमेटिक है और ये भी एरोमेटिक है। तो ये वाला कंडीशन ओवरऑल ये दिख नहीं रहा लेकिन एरोमेटिक है। अगर आपको नहीं समझ में आता तो इसी बॉन्ड को तोड़ करके यहाँ पे लगा दीजिए, यहाँ पे लगा दीजिए, ये एरोमेटिक है, ठीक है। बस ये वाला कन्वर्ट इस फॉर्म में हो जाता है और इसकी डाइपोल मोमेंट ऐसा होता है। अब जब जानते हैं जब डाइपोल मोमेंट हो जाए, दीज आर द प्लस दीज आर द माइनस, तो ये पोलैरिटी जनरेट हुआ। अब पोलैरिटी जनरेट होने के बाद यानी कि यहाँ प्लस यहाँ माइनस होगा, तो दो मोलिक्यूल अलग अलग मोलिक्यूल जब आएंगे, सपोज दैट यहाँ प्लस ये माइनस, तो इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन शुरू हो जाएगा। जब यहाँ पे इंटरेक्शन शुरू हो जाएगा यानी कि ये सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाएगा, तो यही एक होता है एजुलिन, एक स्पेसिफिक यानी कि एक अलग स्पेशल टाइप का कंपाउंड होता है जो कि एक सॉलिड फॉर्म में बना देता है, जबकि ये मैक्सिमम केस में ऑर्गेनिक कंपाउंड, इन केस ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, जिसके वजह से या तो लिक्विड के फॉर्म में रहता है या तो गैसियस फॉर्म में रहता है, ठीक है, सॉलिड के फॉर्म में नहीं रहता। लेकिन एजुलिन एक ऐसा डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर है या डिफरेंट टाइप का कंपाउंड है जो कहता है कि ये शो डाइपोल मोमेंट, ये डाइपोल मोमेंट शो करता है। जबकि ये क्या बोलता है, अल्केन के बारे में बात करें तो ये क्या होता है, नॉन पोलर नेचर का होना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये डाइपोल मोमेंट शो करता है, पहले बात। दूसरी बात, ये इस डाइपोल मोमेंट के वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ और यहाँ से यहाँ गया। तो वी नो दैट वेरी वेल कि हमने ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ चुके हैं, तो हमारे पास कलर जो शो करता है वो किसके किसके कारण से शो करता है? फैसल, हमारे पास किसी भी कंपाउंड में कलर शो करता है वो किसके वजह से शो करता है? ओके, इलेक्ट्रॉन लॉस होने तो होता है या इलेक्ट्रॉन गेन होता है, तो चलिए ठीक है इलेक्ट्रॉन के लिए, लेकिन तो उसको क्या नाम देते हैं, स्पेसिफिक नाम दिया गया था, उसको हम लोग पढ़े भी थे। ओके, ये प्रांजीत, अच्छा ये बताइए, ये बताओ, ये नाम है, इसका कलर क्या होता है? एन है, ये एन, ये ऐसे है, बोलो। यस, गुड, पर्पल। तो पर्पल क्यों हुआ इसका कलर, कैसे हुआ, किसके कारण हुआ? एब्सोल्युटली करेक्ट, चार्ज ट्रांसफर की वजह से होता है। चार्ज ट्रांसफर कैसे होता है? देखिए Mn डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड O माइनस, ये वाला क्या हो जाए ऐसे ही, क्योंकि ये K प्लस है, ये इसके ऊपर पर टोटल के ऊपर माइनस है, ये जब यहाँ पे आएगा तो ये यहाँ पे जाएगा। तो यानी कि ये जब चार्ज ट्रांसफर इन द सेंस कि ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन आकर के यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाया और फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, यानी कि ये मूवमेंट हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। जब इलेक्ट्रॉन का, यानी कि इसी को इलेक्ट्रॉन माने चार्ज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। चार्ज ट्रांसफ़र के वजह से किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या फिर कोई भी
क्या बोलते हैं डी ऑर्बिटल के कंपाउंड बनाता है, उसमें कलर शो करता है। तो आपने एक पहला बताया जो चार्ज ट्रांसफर की वजह से कलर शो करता है, दूसरा कारण क्या होता है कलर शो करने का? दूसरा कारण नहीं, वो तो आपने जो कहा वो तो शो होता है, वो ठीक है, लेकिन किसके उसका नाम कैसे होता है? वो तो आपने जो बोला इमिशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, तो एब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद से जाएगा ऊपर में एक्साइट होकर के फिर से डाउन होगा, तो वो रिलीज करेगा तो आपको दिखेगा, वो तो ठीक है, लेकिन इसका नाम क्या है? दैट द फिनोमेना, कि इसका नाम क्या है? ये आपने जो कहा वो बिल्कुल सही है, ये तो आपने प्रोसीजर बताया जो ऐसे आता है, वो एब्जॉर्ब करेगा, उसके से एक्साइट होकर ऊपर जाएगा, फिर से ऊपर से नीचे आएगा तो इमिशन करेगा, इमिट करेगा। अगर वो विजिबल रेंज में होगा तो वो लाइट हमको दिखाई देगा, और वो भी किसके वजह से दिखाई देगा? तो हम कम्प्लीमेंट्री साइकिल से हमको उसको फाइंड आउट करते हैं। लेकिन ये जो प्रोसेस हुआ जो लोअर ऑर्बिट से अपर ऑर्बिट में गया, तो इसका नाम क्या बोलते हैं? सृजन, क्या बोलते हैं इसको? नहीं, उसको तो एक स्पेसिफिक नाम देते हैं, प्रांजीत। ये एब्सोल्युटली करेक्ट, डीडी ट्रांजिशन उसको बोलते हैं, उसी को बोलते हैं डीडी ट्रांजिशन, ताकि जो डी ऑर्बिटल स्प्लिट होकर के और चले दो पार्ट में टूटता है, दैट इज कॉल्ड द डीडी ट्रांजिशन। और एक चार्ज ट्रांसफर, दो चीजें हम पढ़े थे, दो चीजें पढ़े थे जो कलर किसी भी कंपाउंड में कलर शो करता है, दो मेथड, दो फिनोमेना की वजह से, एक होता है डीडी ट्रांजिशन और दूसरा क्या होता है? चार्ज ट्रांसफर। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में पढ़ना था, हम लोग पढ़ भी लिए हैं, तो वो चीज़ें थोड़ा सा आप लोग को ध्यान रहना चाहिए। दैट्स वाई इसके लिए एजुलिन जो होता है इसका कलर क्या होता है? ब्लू। और यहाँ पे ये देखिएगा वैक्सी सॉलिड, सॉलिड बनाता है, लेकिन एकदम बिल्कुल हार्ड सॉलिड नहीं होता, एक वैक्सी सॉलिड होता है, सॉफ्ट टाइप का सॉलिड। वैक्सी मतलब आप जानते हैं मोम की बात कर रहे हैं। अब ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है, कैसे पता चलेगा? तो हम लोगों ने दो चीज़ें पढ़ा है भाई, 4n+2 रूल को पढ़ा, 4n को पढ़ा, दीज आर द एंटी एरोमेटिक एंड दीज आर द एरोमेटिक, ये बातें हम जान चुके हैं। और इसके लिए कंडीशन sp और sp2 होना चाहिए, इसके लिए भी sp और sp2 होना चाहिए, इसके लिए साइक्लिक और प्लेनर, इसके लिए भी साइक्लिक और प्लेनर। नॉन एरोमेटिक के केस में हम लोगों ने बोला जी ये अगर नहीं होगा और ये नहीं होगा तो नॉन एरोमेटिक होगा, दैट्स ऑल, ठीक है। अगर नहीं एरोमेटिक हुआ, नहीं एंटी एरोमेटिक हुआ तो यानी कि जो sp3 होगा तो नॉन एरोमेटिक होगा, ये तो तय हो गया, ये तो तय हो गया। अगर sp3 कहीं मिल गया तो ये क्या हुआ? नॉन एरोमेटिक है, ये तो तय हो गया। खैर, इसके लिए पूछा जाता है जी बताइए जी एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है, तो आपने क्या करेंगे जी? ये 2 4 और 2 6 कहेंगे जी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये कहेंगे 4n+2 रूल को फॉलो कर रहा है, दैट्स वाई क्या बोलेंगे ये। लेकिन एक्चुअल में इसको बनाने के लिए ये क्या होता है, इस स्टेट में मिलता नहीं है, ये अपना बॉन्ड को तोड़ देता है, तोड़ करके क्या करता है, क्योंकि जी ये इसके लिए यहाँ पे जो सिचुएशन क्रिएट करेगा दैट इज द एरोमेटिक, और जैसे ये एरोमेटिसिटी गेन करेगा तो ये इससे ज़्यादा स्टेबल ये हो जाएगा, क्योंकि जो हम जानते हैं जी यहाँ पे ये वाला सिचुएशन आता है दीज आर द प्लस, और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाए दीज आर द एरोमेटिक। वंस अगेन इसके लिए बात करें तो दिस वन इज द एरोमेटिक, ये एरोमेटिक का कंडीशन बन जाएगा। तो वही चीज़ें मैं बता रहा हूँ जी, ये अपना बॉन्ड को तोड़ेगा। अगर आप ये क्वेश्चन करें जी ये नीचे से ऐसे ही क्यों टूटा, ये से टूट जाता तो क्या दिक्कत है? तो ये देखिए यहाँ से अगर ये तोड़ देते हैं ये निगेटिव आ जाएगा, और यहाँ से ये कर देते हैं ये पॉजिटिव आ जाएगा, तांडव हो जाएगा भाई, तांडव। क्योंकि ये दीज आर द एंटी एरोमेटिक, दीज आर द एंटी एरोमेटिक, ये नेवर बी पॉसिबल, ये कभी भी इधर से इधर टूटना नहीं चाहेगा, ये टूटना ही नहीं चाहेगा, ये जब भी टूटेगा तो इधर से टूटेगा, ठीक है। अब इसी को किसी किसी बुक में आपको पॉजिटिव साइन इसमें लिख देता है, इसमें निगेटिव साइन लिख देता है, दीज आर द पॉजिटिव, दीज आर द निगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट उस तरीके से इसे भी बात करें, इसको भी तोड़ दीजिए, ये वाला बना दीजिए, दीज आर द निगेटिव, दीज आर द पॉजिटिव। कब? क्योंकि जब आप कहेंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नहीं होगा, दोनों को दोनों एंटी एरोमेटिक हो सकता है, नहीं होगा, राइट। इस केस के लिए देख लीजिए, यहाँ पे आके देख लीजिए सिचुएशन ऐसा, इसको तोड़िए, क्या बनेगा? ये निगेटिव, तो क्या बना? ये देखिएगा
यहाँ पे ये क्या करूं, तोड़ दिया तो निगेटिव हो गया। क्या ये एरोमेटिक है? नहीं, एंटी एरोमेटिक है। क्यों? क्योंकि एंटी एरोमेटिक क्यों है फैसल? ओके, तो 4n वाला रूल किस तरीके से आता है? कितने नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है? यस, गुड, 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये एंटी एरोमेटिक है। तो ये तोड़ेगा क्या इधर से इधर? नहीं तोड़ेगा। अब इधर से इधर तोड़ के देख लेते हैं। तो इधर से इधर तोड़ेंगे तो क्या सीन आएगा? ये देखिए, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस। क्या सुप्रियो ये वाला एरोमेटिक है? सुप्रियो ये वाला एरोमेटिक है? नहीं। क्यों? यस, 4n रूल को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? जो अगर इधर तोड़ रहे हैं तो ये एंटी एरोमेटिक हो रहा है, अगर इधर तोड़ रहे हैं तो ये एंटी एरोमेटिक हो रहा है। मतलब ये कहेंगे हम तोड़ेंगे ही ना, हम नॉन एरोमेटिक में ही रह जाएंगे। तो ये नॉन एरोमेटिक के कंडीशन में ही बन के रह जाता है। एंटी एरोमेटिक के लिए तो करना ही नहीं चाहता। एंटी एरोमेटिक इज द हाईली अनस्टेबल, दैट्स वाई ये नेवर गोज, ये कभी जाएगा ही नहीं, टूटेगा ही नहीं बॉन्ड। तो इसके लिए रोटेशन क्या हो जाता है? लॉक हो जाता है, यानी कि रोटेट नहीं कर सकता। इस केस में रोटेशन पॉसिबल है। तो अगर आपको पूछता है कि किस में रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है, आपको ऐसे भी क्वेश्चन देता है, तो आपको रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड इसी केस में, नॉन एरोमेटिक के केस में डबल बॉन्ड बना दिया। अब क्वेश्चन वहाँ से, अब देखिए क्वेश्चन, ये हमने एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के बारे में बात किया, क्वेश्चन ऐसे देता है, यहाँ पे ये बना दिया और यहाँ पे ब्रोमीन दे दिया, ये ब्रोमीन दे दिया। इसका नाम क्या होगा? किधर गया ये? अविनाश, इसका नाम बता दीजिए। अविनाश, इसका नाम क्या होगा? ये वाला कंपाउंड का नाम बता दीजिए। ब्रोमोसाइक्लो नो, हमने क्या बताया था? अरे किधर गया ये, क्या नाम है उसका? प्रांजीत। प्रांजीत, क्या नाम है ये इसका, इस कंपाउंड का? नो नो। सृजन, साइक्लोप्रोपेनाइल। नहीं होना चाहिए तो वो अभी देखेंगे, लेकिन क्या होता है वो बताइए। ओके, सुप्रियो, सुप्री नो। ये चीज़ें फैसल, इसका नाम क्या होगा? अरे तू ऐसे बोलता है, लगता है कि जब तू सो रहा है। कहते जी सर किधर गए हम? नहीं, ब्रोमोसाइक्लोप्रोपेन। आपसे अभी मैं पूछूं, आपको एक बात मैं पूछूं, आप ये बता दो, इसके लिए आईयूपैक नेम लिखते हैं तो उसका वर्ड रूट क्या होता है वो बताइए। सॉरी, वर्ड रूट नहीं, मैंने गलती बोल दिया। उसकी फॉर्मूला क्या होता है जब हम लोग लिखते हैं किसी भी चीज़ें के लिए नोमेनक्लेचर में, तो क्या फॉर्मूला होता है उसका वो बताइए। नहीं, आईपैक नेम, आईपैक नेम। नहीं 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 नहीं, वो तो आप जो बताए वो तो ठीक है, वो तो मैं समझ गया जो आप जो बोल रहे हैं, लेकिन वर्ड रूट का ये है, सॉरी फॉर्मूला मैंने लिखाया था ना। सृजन आप नहीं पढ़े थे इसलिए शायद ये ध्यान नहीं आ रहा है। सृजन, अविनाश, प्रांजीत, सुप्रियो, मैंने फॉर्मूला लिखा था रे वो नोमेनक्लेचर के लिए, क्या लिखाया था? यस, हाँ तो बोलिए पहले। सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, हाँ, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स, सफिक्स, गुड। तो ये चीज़ें हम देखे थे। इसका वर्ड रूट क्या होगा?
और ये क्या है, एज ए सब्स्टिट्यूएंट है। और हम बताते जब ब्रोमो है, आयोडो है, कोई भी होता है ना, तो उसके लिए हम लोग उसके लिए प्रेफरेंस नहीं देते, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट की बात करते हैं तो ये तो हमेशा सफिक्स में जाएगा ना भाई। इसके लिए प्रीफिक्स में क्या क्या लिखते थे हम लोगों ने, ये प्रीफिक्स वर्ड रूट से पहले यहाँ साइक्लोटर्म आ जाएगा। इसके लिए साइक्लिक है तो इसको साइक्लोटर्म दे देंगे हम। तो इसके लिए क्या बताएं, आप सृजन ने थोड़ा बहुत सही बताया, ये साइक्लो प्रोपेन हो जाता, लेकिन अंदर में ये है तो प्रोपीन, तो PROPENE बोलते। लेकिन यहां से एक टूटा हुआ है और यहां ब्रोमीन लगा हुआ, तो प्रोपीनाइल, NPROPENYL, प्रोपीनाइल ब्रोमाइड। यस और नो? साइक्लोप्रोपिनाइल ब्रोमाइड, यस और नो? हाँ या ना बोलिए साहब। CH3 क्या, बोलिए फिर से बोलिए। CH3Cl, हाँ। अरे तो क्लोरोमीथेन इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये तो नाम होता ना, आईपैक नेम, वो तो कॉमन नेम हो गया ना। मिथाइल क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे ये इसके लिए देखो, यहाँ पे जब हमने लिखा है साइक्लोप्रोपाइल ब्रोमाइड जब लिख रहे हैं तो इस केस में यहाँ पे क्वेश्चन ये देता है। अब आपको यहाँ पे हम लोगों ने जो पढ़ा है एरोमेटिक कंडीशन, देखिए एक्वस AgNO3 दे दिया। जब एक्वस दे दिया तो ये टूट करके Ag प्लस बना देगा, NO3 माइनस दे देगा, यस और नो? जब यहाँ पे बनेगा तो Ag प्लस है तो क्या ये ब्रोमीन को निकाल करके अपने साथ ले जाएगा, क्योंकि ये प्लस है। और ब्रोमीन अगर टूट गया तो माइनस हो गया, ब्रोमीन माइनस हो गया तो ये ट्रैप करके यहाँ पे बना दिया, AgBr बना देगा, दे जाता येलो प्रेसिपिटेट बना देगा। क्वेश्चन ये बनता जी, ये टूटेगा क्यों? क्योंकि ये टूटने के बाद से स्टेबिलिटी ज़्यादा गेन कर लेता है, ये एरोमेटिक हो जाएगा, तो ये खटाक दे टूट जाएगा। ये टूटने के लिए खड़ा ही है, जैसे ही टूटेगा ये एरोमेटिसिटी गेन कर लेगा, और जैसे ही एरोमेटिसिटी गेन कर लेता है क्या हो जाएगा, AgBr यहाँ प्रेसिपिटेट बन जाएगा, और यहाँ पे NO3 माइनस पड़ा हुआ है और ये प्लस है, ये NO3 माइनस आकर चिपक जाएगा और यहाँ पे बना देगा दीज आर द सॉल्ट। इसी को बोलते हैं दीज आर कॉल्ड द एरोमेटिक सॉल्ट। यानी कि कोई भी रिएक्शन ऐसा हो रहा होगा तभी होगा जब ये कार्बोकैटायन बनने के लिए या तो एरोमेटिक हो या फिर उसकी स्टेबिलिटी घटना नहीं चाहिए, तभी वो कार्बोकैटायन बनाएगा और तभी वो रिएक्शन पॉसिबल है, अन्यथा वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है जी। हाँ हाँ, नहीं बॉन्ड बना ही नहीं है, बॉन्ड कहाँ बनाया, नहीं बनाया ना मैंने, वो तो आयनिक बॉन्ड है ना। आयनिक बॉन्ड बोले तो दोनों के म्यूचुअल अट्रैक्शन होता है, दैट्स ऑल। NaCl में बॉन्ड बनता है क्या? नहीं होता ना, तो उसमें बॉन्ड तो है ही नहीं। बॉन्ड कहाँ दिखा है, किधर दिखा है बॉन्ड? हाँ, बॉन्ड नहीं होता ना, आयनिक बॉन्ड में बॉन्ड नहीं होता ना, उसमें तो दोनों प्लस माइनस में अट्रैक्शन होता है। वेल, सेकंड के लिए देखिए ये वाला केस के लिए देखिए, अगर ये टूट करके यहाँ जाएगा तो यहाँ माइनस हो जाता है, और माइनस हो जाएगा तो दीज आर द एंटी एरोमेटिक। ये टूटेगा क्या? कभी नहीं टूटेगा। दैट्स वाई AgNO3 अगर डाल भी देते हैं Ag प्लस है तो इसको खींच नहीं पाएगा, क्योंकि ये टूट नहीं पाएगा, ये तोड़ने ही नहीं देगा ये, क्योंकि ये एंटी एरोमेटिक हो, ये टूटेगा ही नहीं। टूटेगा नहीं तो ये क्या, हाईली एंटी एरोमेटिक। अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, लेकिन नॉट पॉसिबल, ये लिख लीजिए, नॉट पॉसिबल, ठीक है। हाईली अनस्टेबल होने की वजह से कभी भी पॉसिबल नहीं। आप जानते भी हैं, जो स्टेबिलिटी गेन करेगा तब उधर ही मूव करेगा, स्टेबिलिटी नहीं होगा तो नहीं मूव करेगा, बात खत्म, ठीक है। यस और नो? ये देखिए, अब यहीं पे फिर से AgNO3 दे दिया आपने, तो ये तोड़ेगा तो ये प्लस हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा, तो AgNO3 येलो हो जाएगा, और यहाँ से ये बना दीजिए तो ये एरोमेटिक सॉल्ट बना देगा। अब यहाँ पे एक चीज़ देखना, ये बेंजीन है और यहाँ पे ब्रोमीन लगा हुआ है,
अब AgNH3 की बात करें तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है, ये यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ से उतर जाएगा यहाँ पे, और ये इसके लिए यानी कि ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर गया, कौन सा, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर गया, जिसके वजह से यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो कर दिया PDCH, और PDCH अगर डबल बॉन्ड बन जाएगा तो ये टूटना आसान नहीं है, टूटेगा ही नहीं। तो यहाँ AgNO3 बना दें तो नहीं बनेगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन आप कह सकते हैं जो सर यहाँ से ये कहता है ब्रोमीन को ही चिपका दो इधर, तो कोई भी चीज़ें ऐसे होते हैं, ये संभव नहीं है जो अपने एरोमेटिसिटी को लॉस कर दे, इसकी एरोमेटिसिटी खत्म हो गई, यानी कि ये कोई भी कार्बोकेटाइन के ऊपर, यानी कि ये बेंजीन के ऊपर में कार्बोकेटाइन नहीं आ सकता, दिस ज़्यादा हाईली अनस्टेबल, जनरली नॉट फाउंड, यस और नो, हाँ या ना, ओके। तो दैट्स वाई आपको ये बात ध्यान रखना है, इस तरीके से नहीं होता है, क्योंकि ये हाईली अनस्टेबल हो जाने की वजह से ये नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ बता रहा हूँ, आप क्या बोलेंगे अगर आपके लिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे ब्रॉड में थोड़ा सा मैंने एक चीज़ों को हम लोग आपस में देखें। अच्छा, कल जो बात किया था टब शेप की बात किया था, एक चीज़ मैं भूल गया, ये टब शेप की बात किया, ये नॉन प्लेनर ही होता है, ये किधर गया ये सुप्रियो, ये नॉन प्लेनर होने की वजह से, जी उसमें लिखा हुआ है बुक में, ये नॉन प्लेनर हो जाता है, ये नहीं लिखा है जो रेजोनेंस नहीं होता है, वो लिखा है जो नॉन प्लेनर होने की वजह से वैसा बन जाता है, ऐसा लिखा है, ठीक है, ओके। अब देखिए, नहीं एरोमेटिक तो नहीं हुआ, एंटी एरोमेटिक नहीं हुआ, नॉन एरोमेटिक हो गया, वो नॉन एरोमेटिक हो गया, ओके। अब देखिए यहाँ पे ये वाला सिचुएशन में बात करेंगे हमारे पास तो क्या होगा, अगर हम ब्रोमीन को कहते हैं ये चिपक जाए, यहाँ पे प्लस हो जाए, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ इट, ये सुप्रियो, इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, sp2 नहीं होगा, sp2 कैसे बता दिया, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ, sp होगा, और इसके लिए अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, sp2, ये कॉम्बिनेशन तो मिल ही रहा है मेरे को, कोई दिक्कत तो नहीं है, sp2 और sp ये कॉम्बिनेशन में भी मिल सकता है, या तो sp2 मिल सकता है या तो sp मिल सकता है, यानी कि ये इंडिविजुअल भी हो सकता है या दोनों के कॉम्बिनेशन हो सकता है, तो वो एरोमेटिक कहलाता है। लेकिन उसके बावजूद भी कहता है जी ये अनस्टेबल है, क्यों, हमारे पास sp और sp2 दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है, उसके बावजूद भी कहता है दीज आर द एंटी, दीज आर द अनस्टेबल, व्हाई, क्या होगा अविनाश बोलो, ये पॉजिटिव चार्ज इस पे डेवलप हुआ है तो कहता है अनस्टेबल है भाई, डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव होने से अनस्टेबल होता है, क्यों, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के रूल बताया था मैंने, ईएन रूल के बारे में बात किया था, बोला था जो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है उतनी ज़्यादा उसके ऊपर निगेटिव चार्ज रख देंगे तो संभव, यानी निगेटिव चार्ज एकोमोडेट करने के लिए इजी है, लेकिन जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रख देंगे तो उसकी स्टेबिलिटी घट जाती है। ईएन रूल जब पढ़ाया था मैंने बताया था, नहीं बताया था क्या, जब मैं ऑक्टेट की बात कर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करता था तो मैंने बताता था इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जिसकी हाई है उसके ऊपर निगेटिव चार्ज रखने से उसकी स्टेबिलिटी रहती है, अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रख दें तो उसकी स्टेबिलिटी घट जाती है। दैट्स वाई अगर इसमें रेजोनेंस की बात करें इस बेंजीन में तो रेजोनेंस में डिस्टर्बेंस नहीं आ रहा है, रेजोनेंस के केस में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या है इस केस में ये नहीं फाउंड, इस तरीके से बेंजीन के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज फाउंड नहीं होता, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक जी एंगल स्ट्रेन रीजन बता सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं, आप ये भी कह सकते हैं क्योंकि जो sp है यहाँ sp2 है तो यहाँ पे 180 डिग्री का एंगल होना चाहिए या 180 डिग्री का होना चाहिए, तो ये मोर एंड लेस ठीक है, लेकिन यहाँ पे एंगल स्ट्रेन की वजह से ये भी कह सकते हैं, रीजन हम लोग लॉजिक डेवलप कर सकते हैं, ये बात हो सकता है, ड्यू टू द एंगल स्ट्रेन की वजह से ऐसा पॉजिटिव चार्ज नहीं, ऐसा कह सकते हैं हम। एक्चुअल में क्या है ये फाइंड आउट, ये तो देखा गया है जो यहाँ से नहीं मिलता तो हम लोग अपने तरीके से लॉजिक डेवलप करते हैं, जो नहीं मिलने का क्या कारण है, बस इतना ही होता है।
वेल कहता है विच विल गिव येलो पीपीटी, कौन सा येलो पीपीटी दे देगा ऑफ AgBr ऑन रिएक्शन विद द AgNO3। AgBr बना देगा जब AgNO3 से, तो कौन दे देगा, ये वाला दे देगा, ये वाला देगा, बताइए AgBr देगा नहीं देगा, सुप्रियो ये AgBr देगा नहीं देगा, कंपाउंड नहीं समझ, ये ब्रोमीन है, ये कंपाउंड नहीं समझ में आ रहा है क्या, ये प्लस चिन्ह नहीं दिया, ये क्या है भाई, बोलो क्या है तू तो पहले ये बता जी ये है क्या, प्लस का साइन, प्लस चिन्ह है क्या साईं बाबा के, क्या बोलते हैं साईं बाबा, नहीं नहीं ये CH3 यहाँ पे पड़ा है ना भाई, ये बॉन्डेड स्ट्रक्चर है, केवल बॉन्ड से शो करते हैं, ऐसे ऐसे दिखा दिया तो आप घूमने लगेंगे क्या, ऐसा तो जानते हैं ना, आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं। तो अगर इस तरीके से बना दिया गया तो ये बना देता है, तो ये न कहते जी ये क्या दे दिया, स्वास्तिक का चिन्ह दे दिया कॉपी में, ऐसा नहीं होता है, ये आपको समझ में आना चाहिए क्या है, ये हटाओ है, ये CH3 CH यहाँ पे C है, 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 C है। हाँ आप लिख सकते हैं आप, क्योंकि जो ये चैन को एक कंसीडर कर लें, आप लिख सकते हैं। खैर मैंने ये क्वेश्चन पूछा जी ये क्या देगा या नहीं देगा, तो ये इन्होंने बताया जी AgBr देगा। AgBr क्यों देगा, ये यहाँ से चला जाएगा तो क्या कारण है कि क्यों आपने बता दिया जी AgBr देगा, आप क्या देख लिया इसके अंदर में, ऐसा क्या देखा जी बोला जी AgBr देगा, ये बोलो क्या होगा, नो देखिए यहाँ पे क्या होगा ना, ये वाला कार्बन है, ये वाला ब्रोमीन है, ये दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चिपक जाएगा तो क्या हो जाएगा, ब्रोमीन माइनस हो जाएगा, लेकिन ये वाला सिचुएशन कुछ बन जाएगा, या पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है, ये तीनों के तीनों प्लस आई इफेक्ट शो कर देगा और इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा, जिसके वजह से ब्रोमीन को आसानी से जाने देगा। ठीक है ओके। सेकंड केस में प्रांजीत, सेकंड केस क्यों नहीं होगा, मैंने लिखा दिया जो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, AgNO3 वो नहीं देगा, AgNO3 में AgBr नहीं प्रिसिपिटेट नहीं होगा भाई, डबल बॉन्ड और प्लस चार्ज एक ही पे हो जाएगा, इसीलिए नहीं, ऐसा रीजन नहीं दीजिए आप, ऐसे देना है। इसके ऊपर में क्या है, लोन पेयर है, लोन पेयर है, रेजोनेंस कर लेगा, और रेजोनेंस कर लेगा तो यहाँ PDCH डेवलप हो जाएगा, यानी कि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा, तो आसानी से नहीं जाने देगा इसको, जिसके वजह से क्या होता है AgBr नहीं देगा। ठीक है ओके। इस केस में क्या होगा सृजन, इस केस में आपने AgBr देगा नहीं देगा, ये लिखा हूं दे देगा, तो क्यों देगा, कैसे, ये एब्सोल्युटली कर रहे हैं, वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहाँ पे रेजोनेंस यानी कि फिनाइल है ना, यहाँ पे निकल जाएगा, यहाँ पे वन सेकेंड, इसके लिए होगा नहीं होगा, ये कुछ गड़बड़ लिख दिया भाई, ऐसा तो कुछ गड़बड़ हो गया, ये क्या नाम है इसके लिए, अगर ये बात करें, ओह CPM साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल, हाँ ठीक है। हाँ ये बताइए क्या किधर गया अविनाश, ये देगा नहीं देगा, AgBr देगा नहीं देगा, हाँ कैसे, हाँ तो यस स्टेबल हो जाएगा। ये देखिए हम लोगों ने पढ़ेंगे आगे चल करके भी, अरे पढ़ेंगे नहीं पढ़े हैं, ये जब शिफ्टिंग होता है ना, ये वाला ये CPM बोलते हैं, इस कंपाउंड को बोलते हैं CPM, ये CPM केस में होता है, तो इसको बोलते हैं साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल ऐसे।
तो ये सबसे ज़्यादा मैंने ये क्या बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसको स्टेबिलिटी मिलती है। इसको एक्स्ट्रा मैंने स्टेबिलिटी मिलने के कारण क्या होता है, क्योंकि ये डांसिंग रेजोनेंस शो करता है। तो हम बात करेंगे एक बार और इसके लिए डांसिंग रेजोनेंस क्या होता है। एक्चुअल में क्या होता है, ये बॉन्ड टूट करके अपने स्केलेटल को चेंज करते रहता है, यानी कि ये कभी नंबर ऑफ कार्बन चेन को यानी कि चेंज करते रहता है। ये टूटता है, यहाँ से कभी टूट करके ऐसे जुटता है इस तरीके से, ये वाला टूट करके ये वाला ऐसे होता है और इससे जुटता है। खैर इसके लिए ये sp3 है ना, ये sp3 है ना, तो ऐसे रहता है, ये एक्चुअल में ऐसे रहता है। ये बॉन्ड टूट करके ऐसे हो जाता है, इसके पास खाली ऑर्बिटल होता है, इस टाइप से कुछ बनाता है, इस टाइप से। तो ये टूट जाता है, ब्रेक कर जाता है, तो फिर से ऐसे बनाता है, कुछ इस टाइप का बनाता है। मैं दिखाऊंगा आगे चल करके। किधर गए भाई? हाँ ऐसे कुछ बनता है, ये डबल बॉन्ड है, ऐसे बनता है, ऐसा कुछ बनता है, समथिंग ऐसा होता है। मैं आगे चल करके एक बार डांसिंग रेजोनेंस के बारे में बताऊंगा, तब देखो। ये PCM जो होता है ना, CPM होता है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, इसलिए इसको आसानी से जाने देगा, यहाँ प्लस चार्ज क्रिएट कर देगा, तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। सेम एज इस केस में हो जाएगा, ब्रोमीन जाने देगा, यहाँ पर कार्बोकेट आने जाएगा, रेजोनेंस पार्टिसिपेट करेगा। ये वाला जो होगा तो नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि ये PDCH हो, ये डबल बॉन्ड आएगा, ये डबल बॉन्ड है, PDCH कैरेक्टर डेवलप होगा, नहीं जाने देगा। 1 सेकंड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर है, 1 सेकंड PDCH हो जाएगा, जिसकी वजह से ये भी नहीं जाने देगा। इसके बारे में बात करें तो अब क्या करेंगे, ये लोन पेयर तो है, ये देखिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नहीं होगा, तो आसानी से यहाँ पे जाने देगा। ये पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसके साथ रेजोनेंस कर लेगा, तो ये आसानी से जाने देगा। यानी कि AgBr किसके किसके में मिलेगा, किस में नहीं मिलेगा, ये सारी चीज़ें मैंने देख लिया। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे देता है, एक क्वेश्चन ये है, यहाँ पे दिखा हुआ इसके लिए अगर नाम बताएं, इसका नाम क्या होगा बोलिए सृजन, इसका नाम बताइए, इसका नाम क्या होगा? नहीं, कॉमन नेम नहीं, आईपैक नेम। हाँ, पेंटाडाइन, यस। अगर इसमें सोडियम मिला दें या पोटेशियम मेटल मिला दें या लिथियम भी मिला दें, लिथियम मेटल भी मिला सकते हैं आप, ये लिथियम किसी को भी निकाल दें, तो इसमें क्या करता है जी, ये एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल देता है। इस तीनों में से कोई भी रखेंगे तो ये हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा, और हाइड्रोजन को बाहर तभी निकालेगा जब ये वाला कंडीशन जो होता है क्या हो जाएगा, एरोमेटिक कंडीशन, यानी कि एरोमेटिसिटी गेन कर लेगा तभी होगा। या फिर कह देंगे हाइड्रोजन को तब निकालेगा जब ये उसकी स्टेबिलिटी बढ़ा देगा, एरोमेटिक हो ना हो तो भी चलेगा, एरोमेटिसिटी यानी कि ये स्टेबिलिटी अगर बढ़ जाती है तो बन जाएगा। तो ये हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज, हाइड्रोजन प्लस को निकालेगा माइनस चार्ज, ये क्या करेगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यानी कि एरोमेटिसिटी को गेन कर लेगा। तो ये देखिए हाफ H2, यानी कि एक हाइड्रोजन को निकाला, हाफ H2 निकाला, और यहाँ पे ये बन गया, सॉल्ट बना दिया, एरोमेटिक सॉल्ट बना दिया। ठीक है, कब होता है, जैसे H+ आयन एक ये हुआ, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन लिया, ये वाला सोडियम, ये H+ आयन बाहर निकलता है यहाँ से, H+ आयन एक सोडियम से इलेक्ट्रॉन लिया, क्योंकि यही सोडियम क्या किया, इसको निकाला है, तो सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन लिया और हाइड्रोजन यहाँ पे बना दिया। और दो यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है, एक हाइड्रोजन निकलना चाहिए था, लेकिन एक और हाइड्रोजन मिल करके और H2 गैस इवॉल्व कर देता है। ठीक है, सेम केस इसके लिए बात करें, हाँ ओके, मैंने ये कहा कि ये वाला सिचुएशन है, तो सोडियम हो, पोटेशियम हो या लिथियम हो, कोई भी होगा, एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा। कब? जब ये एरोमेटिक कंपाउंड बनने जा रहा है या स्टेबिलिटी गेन करने जा रहा है, तभी ये कंपाउंड भी निकालने में सक्षम होगा। जब यानी कि इसके लिए अगर बात करें तो ये जब H+ आयन बाहर निकल जाएगा, इसका मतलब क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड द एसिडिक हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ट्रैप करके बाहर निकाल देगा। जब बाहर निकाल दिया यानी कि H+ आयन डोनेट करने की क्षमता रखता है। क्यों रखता है? बिकॉज ऑफ दैट दीज आर द निगेटिव हो जाएगा, तो ये पूरे कंपाउंड एरोमेटिक हो जाएगा, और जब पूरे कंपाउंड एरोमेटिक हो जाएगा तो आसानी से चला आएगा। तो सोडियम हो, लिथियम हो या पोटेशियम हो, कोई भी निकालेगा। तो देखिए 1/2H2, 1/2H2 क्यों लिखा है, क्योंकि जो H है एक ही है ना, और यहाँ लिखा हुआ H2, तो 1/2H2 यानी कि एक H के बराबर हो गया, और यहाँ पे माइनस आएगा और सोडियम आयन यहाँ से निकल गया, ये वाला मिल गया, तो दीजिए तो एरोमेटिक सॉल्ट हो गया। एक H+ आयन जो निकल के आता है बाहर में, यहाँ से जो निकला वो सोडियम आयन उसको एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, और ये दोनों से क्या होता है, हाइड्रोजन हो जाता है, ये हाइड्रोजन बन गया। ऐसे ऐसे दो हाइड्रोजन मिल करके और H2 गैस इवॉल्व कर देता है। या तो ये लिख सकते हैं या तो 1/2H2 भी लिख सकते हैं, चलेगा। समझ में आया क्या जी? साइक्लोप्रोपीन जी,
ये दोनों हाइड्रोजन हमेशा कंबाइन के फॉर्म में रहता है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है हमेशा कंबाइन के फॉर्म में ही रहता ना, हाइड्रोजन को ऐसे नहीं दिखा सकते ना, हमेशा ये हमेशा। हाँ, इस कौन सा कंपाउंड, ये दोनों मिलकर के H2 बना रहा है, नहीं 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 नो 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 नो, ये देखिए ये दोनों निकल ही नहीं सकता, एक ही निकलेगा। एक बार जैसे आपने ये निकाला ना, एक बार ऐसे निकालें तो ये वाला हाइड्रोजन बाहर चला जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन बाहर चलेगा, फिर दूसरे कंपाउंड ऐसे है, फिर दूसरे कंपाउंड में से एक और हाइड्रोजन ये बाहर निकल जाएगा, और यहाँ से यह हाइड्रोजन निकला, यहाँ से हाइड्रोजन निकला, ये दोनों मिलकर के H2 निकालता है। ये नहीं निकल सकता, ये नहीं निकल सकता, ये निकल जाए तांडव हो जाएगा भाई। कहाँ पे फ्री रेडिकल जी? ओके, यहाँ पे या क्यों फ्री रेडिकल क्यों आएगा? अरे तो अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया ना भाई, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया ना, तो फ्री रेडिकल कब होता है? अरे फ्री रेडिकल तब होता है, ये देखिए दो इलेक्ट्रॉन है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन ये अपना लेकर भाग जाता है, ये अपना लेकर भाग जाता है। हाइड्रोजन तो दोनों इलेक्ट्रॉन अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया ना, तो कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाता है ना, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ से भाग गया तो H+ आयन भागा ना, ये अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के भागा है। नहीं समझे? समझ गए? हाँ, एसिडिक कैरेक्टर इसलिए शो करता है क्योंकि जी ये देखिए ना, यहाँ से जब निकल के जाएगा ना तो ये एरोमेटिसिटी गेन कर लेगा, और एरोमेटिसिटी गेन कर लेगा तो ये ज़्यादा स्टेबल है, इसीलिए ये भागना शुरू चाहता है और ये कंपाउंड निकालना भी चाहता है, क्योंकि जो इसको जैसे ही बाहर कर देगा तो ये इसके लिए एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल जाएगी। यहाँ पे माइनस चार्ज डेवलप हो जाएगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे देखिए एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल गई राइट नाउ। अब क्या होता है, एरोमेटिक हो गया, तो ये कभी भी इसको भागाना चाहेगा, और जो कंपाउंड अपना H+ आयन को डोनेट करने की क्षमता रखता है दैट इज कॉल्ड द एसिडिक कैरेक्टर। क्या बोलते हैं? ओके, यस, उसका एसिडिक कैरेक्टर होने का क्या कारण होता है, वो ज़्यादा sp, ये आपने जो बता रहा है ना, ये C ट्रिपल बॉन्ड और CH और H ऐसे बता रहे हैं ना, ये अपना H+ आयन इसलिए दे देता है क्योंकि ये sp होता है, दीज आर द sp होता है, तो दीज आर द मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। तो हम अभी भी बताते हैं CH, यहाँ पे कर देते हैं ये H ट्रिपल बॉन्ड C और माइनस, ये हो जाएगा, ये एग्जिस्ट कर सकता है बिकॉज ऑफ दैट sp होता है, दीज आर द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी काफ़ी हाई रहता है। अब फ्लोरीन के ऊपर में माइनस रखना, ये स्टेबिलिटी बढ़ जाती है ना इसकी, दैट्स वाई ये क्या होता है, ये निगेटिव अगर इसके ऊपर रख देते हैं तो भी स्टेबिलिटी इसकी बढ़ जाती है, इसीलिए ये H+ आयन अपने जाने देता है, कोई आसानी से कोई भी आएगा ट्रैप करके ले जाएगा, तो दैट्स वाई एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाता है। बोलो, इसी में हम लोग को यही याद रखना है, जो कौन एरोमेटिसिटी गेन करता है और किसके H+ आयन जाने से उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है, ये बातें हमको ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे कोई लॉजिक हमारा काम नहीं करता है कि जो यहाँ पे हाइब्रिडाइज, यहाँ पे रेजोनेंस तो हो नहीं रहा है। जब यहाँ ऊपर वाला केस में जब आपने ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो वहाँ पे रेजोनेंस तो हो नहीं रहा है, तो भी अपना H+ आयन क्यों दिया भाई? क्योंकि जी इसकी एक्चुअल थिंग क्या है, ये देखिए ट्रिपल बॉन्ड है ना, ऐसे है ना, ये H+ आयन होता है, ये H+ आयन होता है ना, ये इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होती है, इसके लिए बॉन्ड पेयर को इसको खींच लेता अपने तरफ, पूरी तरीके से अपने तरफ खींच लेता, तो कोई भी ऐसा रिएजेंट आएगा ना तो ये आसानी से निकाल लेगा। अब कहेंगे जी जब इसको खींच लिया तो इसको भी खींच लो, जब ये एक चला जाएगा तो ये निगेटिव आ जाएगा, तो इसको कभी जाने नहीं देगा, क्योंकि जो अब इसके ऊपर निगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, ये जाने जाएगा तो ये तो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, तो किसी एक हाइड्रोजन को निकालने के लिए आसानी से निकाल सकता है वहाँ से। समझ पा रहे हैं कि नहीं? हाँ, और जब मैं बताऊंगा ना तो ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू भी है, ये दिखाऊंगा कि जो इसका pKa का वैल्यू क्या होता है, वहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपेरिमेंटली, ये इसको देखा गया है, जो एक्सपेरिमेंटली ऐसे होता है, बाकी सब तो हम लॉजिक डेवलप करते हैं। मैं जब एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ बताऊंगा तो कुछ प्रैक्टिकल डेटा है, उस डेटा को मैं रखूँगा, उसमें है नोट्स में मैं रखूँगा, ठीक है? ओके,
अब इस केस में देखिए अगर ये चला जाएगा तो यहाँ निगेटिव हो जाता, निगेटिव हो जाएगा तो क्या एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक होगा प्रांजीत। अगर यहाँ निगेटिव चार्ज डेवलप हुआ तो जी एंटी एरोमेटिक होगा। इसका मतलब ना हाइड्रोजन ये जाएगा ना हाइड्रोजन ये जाएगा। देख लीजिए कोई भी रिएक्शन, नो रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है। यहां पे पहले एक जा भी रहा था, यहां पे नहीं जाएगा। तो एंटी एरोमेटिक में कोई भी कंपाउंड जाना ही नहीं चाहता है, या तो वो नॉन एरोमेटिक में जाएगा या तो एरोमेटिक में जाएगा। अगर एंटी एरोमेटिक में है तो अपना शेप, अपना ये स्ट्रक्चर चेंज करके वो कभी भी नॉन एरोमेटिक में रहना पसंद करेगा, लेकिन एंटी एरोमेटिक में नहीं, बिकॉज ऑफ दैट कि एंटी एरोमेटिक का स्टेबिलिटी जो होती है काफ़ी कम होती है। इस केस में बात करें, अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे सृजन ने भी बताया था जी सर क्या वो दोनों हाइड्रोजन, यहाँ देखिए ये अगर 1 मोल ले लेते तो ये नहीं निकल के आता हाइड्रोजन, लेकिन अगर 2 मोल ले लेंगे तो ये दोनों मोल, ये 2 मोल सोडियम लेंगे तो दोनों एक एक निकाल देगा और ये वाला सिचुएशन बन जाएगा और दी जाते एरोमेटिसिटी को गेन कर लेगा। तो यहाँ पे जब तक 2 मोल सोडियम नहीं रखेंगे तब तक ये अपना हाइड्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन नहीं देगा। अगर 1 मोल सोडियम रख ले तो तांडव मच जाएगा, ये फिर से एंटी एरोमेटिक कंडीशन आ जाएगा। दैट्स वाई दे नेवर बी फॉर्म, ये कभी बनेगा ही नहीं। सृजन समझ गए? ओके, अब ये दोनों हाइड्रोजन मिलकर के H2 बना देगा, लेकिन उस केस में एक ही हाइड्रोजन मिलता था, ठीक है, और यहाँ एरोमेटिक सॉल्ट मिल जाएगा। अब देखिए क्या क्वेश्चन है, विच विल इवॉल्व H2 गैस ऑन रिएक्शन विद सोडियम, सोडियम से रिएक्शन कराने के बाद से कौन सा हाइड्रोजन गैस देगा। तो आप यही काम करेंगे, जो सोडियम 1 मोल लिया है, 2 मोल लिया है, क्या लिया उसके ऊपर देखना पड़ेगा और तब आपको बताना पड़ेगा कि क्या सिचुएशन क्रिएट होगा। यस और नो? अभी राइट नाउ यहाँ पे सोडियम लिखा है, यहाँ पे सोडियम लिखा है, यहाँ सोडियम लिखा है। अब आप क्या बताएंगे जी 1 मोल है, 2 मोल है, 3 मोल है, क्या बताएंगे? तो यहाँ पे आपके पास लिमिट नहीं दिया है, इसका मतलब ये एज्यूम करना है जो हमारे पास बहुत ज़्यादा सोडियम है, सोडियम की कमी नहीं है। अब सोडियम कितने निकालेगा कंपाउंड से वो देखना है। क्या पहला वाला क्वेश्चन हाइड्रोजन इवॉल्व करेगा? अच्छा एक चीज़ बता दीजिए मेरे को, थोड़ा सा टाइम बता दीजिए, आप लोग के पास टाइम है, मैं थोड़ा क्लास को एक्सटेंड कर सकूं या फिर मैं ऑफ कर दूं। हालांकि क्लास को एक्सटेंड कर देंगे तो मेरे लिए ज़्यादा सही रहेगा, लेकिन ज़्यादा टाइम भी लगेगा, ये भी बात है। आप लोग का कोई क्लास है क्या? ओके, बाकी सबका कोई दिक्कत नहीं है ना? ओके, चलिए एसिडिक स्ट्रेंथ तक हम थोड़ा पढ़ ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वेल इसके लिए बता दीजिए, इसका फटाफट बता दीजिए, सोडियम क्या हाइड्रोजन इवॉल्व करेगा नहीं करेगा? नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा? माइनस चार्ज आएगा तो क्या हो जाएगा? क्यों, कैसे बढ़ जाएगा? हाँ यस एब्सोल्युटली, तो वो तो नहीं जाएगा, इसका मतलब हाइड्रोजन नहीं जाना चाहिए, नहीं जाएगा। चलिए गुड, सेकंड केस के लिए ये नहीं जाएगा। ये सेकंड केस के लिए बताइए सृजन, होगा नहीं होगा? होगा, कैसे होगा? ठीक, ये एब्सोल्युटली करेक्ट। और उसके बाद से क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। दैट्स वाई क्या हो जाएगा, दीज आर द एरोमेटिक। यस और नो? क्योंकि ये लिमिटेड नहीं है, ये आपके पास एक्सेस अमाउंट में है। दैट्स वाई एज पर एज रिक्वायरमेंट आप कर सकते हैं। क्या इस केस में आंसर होगा? व्हाट इज द आंसर ऑफ इट? इस केस में आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन बाहर जाएगा, एसिडिक हाइड्रोजन है या नहीं है? यस, हाँ कहाँ पे है जी? यहाँ पे है। यहाँ पे होने से क्या होगा बोलिए? यहाँ पे हाइड्रोजन, अगर आपने बात किया जी ये एसिडिक हाइड्रोजन है, तो आप बता दीजिए इसके होने से क्या होगा, क्या बेनिफिट इसको होगा? अच्छा क्यों ऐसा किया?
एब्सोल्युटली करेक्ट, यहाँ निगेटिव आएगा तो इधर भी रेजोनेंस और इधर भी रेजोनेंस, दैट्स वाई H प्लस आयन आसानी से जाने देगा। इस केस में बताइए, फोर्थ नंबर केस में क्या होगा, है या नहीं है, और है तो कहां है? बोलिए। ऊपर में है, यस एब्सोल्युटली ऊपर में है। यहाँ पे है एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, ये हाइड्रोजन चला जाएगा तो ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर, ये निगेटिव आएगा तो इसके साथ भी रेजोनेंस कर लेगा, ये निगेटिव होता है इसके साथ भी। ये वाला थोड़ा क्वेश्चन ये गलत हो गया भाई, ऐसे नहीं होना चाहिए, ये यहाँ होना चाहिए। ये बोलो यहाँ पे एक आप लोग अगर कॉपी में लिखे हैं तो आप ये ध्यान रखना, अगर कॉपी में नहीं लिखे हैं तो इस कंपाउंड को बना करके रफ कॉपी जरूर रखिएगा, जहाँ जहाँ थोड़ा बहुत करेक्शन मैं कराता हूँ जरूर लिख लीजिएगा। 5 नंबर लिख करके वहाँ पे डबल बॉन्ड लिख लीजिएगा, इतना तो जरूर कर ही लीजिएगा। वेल अब बताइए इसमें होगा या नहीं होगा? प्रांजीत, इसमें एसिडिक हाइड्रोजन है या नहीं है? है तो कहाँ है, नहीं है तो कहाँ है? नहीं है, कहाँ है? नहीं है। 5 मेंबर नहीं है ना, 7 मेंबर है ना। हाँ हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 ऊपर में है तो ये गलत लिख दिया मैं क्या? कैसे? अच्छा ठीक है, कैसे? हाँ क्या? अगर निगेटिव हुआ तो इनका कहना है जो टोटल 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। फैसल कैसे हुआ 16 इलेक्ट्रॉन? हाँ पाई बॉन्ड, हाँ ठीक है हाँ 3, हाँ 6, एब्सोल्युटली इसके यस ये हाइड्रोजन के जाने के बाद से निगेटिव चार्ज आ जाएगा तो टोटल क्या हो जाएगा 16 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 16 ही तो 6 6 12, अब 12 4, हाँ सॉरी, तो 16 हो जाएगा। तो ये 4n रूल को फॉलो करेगा, 4n + 2 को नहीं फॉलो करेगा। नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे देखने में नहीं समझ में आ रहा है लेकिन यहाँ पे ये वाला सिचुएशन कुछ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला कुछ सिचुएशन बन रहा है। यहाँ देख लीजिए, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे है। अगर यहाँ माइनस कर देते थे ये कंपाउंड देखिए एंटी एरोमेटिक बनने जा रहा है, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ प्लस आता है तो एरोमेटिक हो जाता है, अगर माइनस हो जाएगा एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। यस सर नो बोलिए जी। अगर माइनस हो जाएगा यहाँ पे तो एंटी एरोमेटिक बन जाएगा। बन रहा है ना, नहीं बन रहा है? सुप्रियो बन रहा है नहीं बन रहा है? ये वाला बोलो, एंटी एरोमेटिक बन रहा है नहीं बन रहा है? बन रहा है। इस केस में सुप्रियो इसका आंसर बताइए, क्या एसिडिक हाइड्रोजन है या नहीं है? कहाँ पे है? ये एब्सोल्युटली करेक्ट। इधर लेफ्ट साइड किधर, ये वाला मानू ये वाला मानू? जी CH3 में यहाँ पे क्यों? एब्सोल्युटली ये माइनस है, माइनस ये, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, एक पाई इलेक्ट्रॉन तो एक पार्टिसिपेट नहीं करेगा और ये रेजोनेंस कर पाएगा। यस और नो जी, गुड। आइए अब हम बात करते हैं एनुलीन। एनुलीन को N से डिनोट, जी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का फायदा होगा तो ये +I दे देगा ना, ये तो और गड़बड़ देगा ना, अनस्टेबिलिटी बढ़ा देगा, ये +I इफेक्ट शो कर देगा ना ये, और यहाँ माइनस आ गया, तांडव हो जाएगा, क्योंकि जो इधर से ये पुश कर रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसका बढ़ी गया तो ये तो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा ना। नहीं इलेक्ट्रोनिगेटिव तो तब ही है ना भाई, जब ये इलेक्ट्रोनिगेटिव तब है जब जो उसको कोई पुश नहीं कर रहा है, पता चला इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इलेक्ट्रॉन ले भी लिया और इधर से तो कोई पुश भी कर दिया, तो वो तो स्टेबिलिटी के लिए अपना हाइड्रोजन देगा ना। अगर CH3 अगर यहीं पे आप लगा देते ना, वो नाइट्रो ग्रुप लगा देते ना, तो आसानी से वो दान कर देता अपना हाइड्रोजन को। हाँ हाँ, कहाँ पे फिर से बोलिए, आप बोलिए मैं लिखूं।
CH ट्रिपल बॉन्ड CH। हाँ हाँ, तो तब तो ये दे ही देता, तब तो दे देता ना, आसानी से दे देता, मैं तो बताया, तब तो आसानी से दे देता ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेकिन यहाँ पे जैसे ही CH3 दे दिया तो ये तो पुश कर देगा ना, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे ही हाई है और ये हाई करने के लिए और पुश कर, तो ये स्टेबिलिटी इसकी घट जाएगी ना जी, तो इसके वजह से नहीं देगा। हाँ बोलिए सृजन। ओके ओके, देखें अब देखते हैं एनुलिन। एनुलिन का मतलब ये एन से रिप्रेजेंट करता है, ये एन, अब ये कितना होगा, तो इसके लिए CnHn के फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला CnHn होता है, और n जो होता है, दीज आर द n जो होता है पाई इलेक्ट्रॉन है। पाई इलेक्ट्रॉन बोला मैंने, एक में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, दो पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो इसलिए n नंबर ऑफ n बोले तो अगर 10 पाई इलेक्ट्रॉन हुआ, इसका मतलब हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स आर देयर, 5 पाई बॉन्ड है, ठीक है। तो ये n इलेक्ट्रॉन की बात है, n इज ग्रेटर देन 10 यानी कि इक्वल टू और ग्रेटर देन, यानी कि ये मिनिमम 5 डबल बॉन्ड होना चाहिए, मिनिमम 5 डबल बॉन्ड होना चाहिए, या तो 5 से ज़्यादा होगा लेकिन 5 से कम नहीं होगा। तो देखिए सबसे पहला इसका मतलब सबसे पहला कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा जो N10, यानी कि इसको ऐसे ही लिखते हैं 10 एनुलिन, ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। जब इस तरीके से मोलिकुलर फॉर्मूला ये हो जाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन ये हो जाएगा। ये एक ऐसा कंपाउंड है जो मैंने पहले बताया था कि ये साइक्लिक होगा, और साइक्लिक होगा तो वो प्लेनर भी होगा, ये बताया था मैंने। लेकिन मैंने बताया था एक ही एक्सेप्शन है जिसको हमको रटना पड़ेगा, और बाकी कोई भी साइक्लिक होगा तो उसके लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा, और यही है 10 एनुलिन। 10 एनुलिन जो होता है, दीज आर द सब साइक्लिक होने के बावजूद भी ये क्या होता है, नॉन प्लेनर शो करता है। और ड्यू टू किसके कारण शो करता है, ड्यू टू द, अब मैं बता देता हूँ, देखो यहाँ पे देखिए, इसके लिए जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये वाला आएगा, ये वाला स्ट्रक्चर बना दिया आपने, ठीक है, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा दिया। जब ये दोनों तरफ में हाइड्रोजन लगा दिया, इन दोनों हाइड्रोजन के बीच में आपस में रिंग के अंदर होता है, तो इसके लिए दोनों के केस में रिपल्सन जनरेट हो जाना शुरू करता है, काफ़ी ज़्यादा रिपल्सन होता है, दैट्स वाई आउट ऑफ द प्लेन चला जाता है, नॉन प्लेनर ड्यू टू द हाइड्रोजन रिपल्शन, इसीलिए इसको बोलते हैं नॉन एरोमेटिक। ये अभी सिचुएशन क्या है, 10 पाई यानी कि 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, दैट इज द 4n+2 रूल को फॉलो करता है, यानी कि 4 × 2+2 को फॉलो करेगा, यानी कि ये एरोमेटिक होना चाहिए था, लेकिन कब होता, जब प्लेनर होता, लेकिन प्लेनर नहीं होता है, इसलिए नॉन एरोमेटिक कहलाता है, बिकॉज ऑफ दैट कि ये हाइड्रोजन के बीच का रिपल्सन होना शुरू हो जाता है। यस सर नो, हाँ या ना, समझ में आया क्या? तो यही एक एक्सेप्शन है जो हम लोगों ने बात किया, दीजिए तो नॉन प्लेनर। इसके लिए काफ़ी कंट्रोवर्सी है, इसके लिए देखिए यहाँ पे 14 एनुलिन की बात करते हैं, मोलिकुलर फार्मूला ये हो जाता है, पाई इलेक्ट्रॉन 14 हो जाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन की बात करें 14, यानी कि डबल बॉन्ड कितने हो जाएंगे, अगर डबल बॉन्ड की बात करें तो दैट इज इक्वल टू 7 के बराबर होता है, 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएगा, ये वाला कंपाउंड बना दे। इस केस में बहुत सारे बुक्स अलग अलग तरीके से लिखते हैं, कुछ ऐसे बुक होते हैं जो देखिए, एक डेफिनेशन लिखा था हमने NMR, NMR क्या होता था, सृजन बताइए। ओके, ये अविनाश बताइए NMR क्या होता था। अविनाश, प्रांजीत, यस यस यस, इसका फॉर्मूला, ये फुल फॉर्म क्या होता है अविनाश, फुल फॉर्म भूल गए या फिर इसका लॉजिक भूल गए? यस एब्सोल्युटली, न्यूक्लियर, और आगे बोलिए, एम फॉर मैग्नेटिक, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी इसको बोलते थे। तो कुछ ये भी अब जब आए, अच्छा हाँ हाँ, आपका नेटवर्क इशू आया था शायद, कि मोबाइल का बैटरी डाउन हो गया था क्या?
नहीं 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 नहीं, वो नहीं कह रहा हूं मैं आपका डिस्टरबेंस का कारण पूछा जो क्यों ऐसा हुआ। अरे कल ही का तो बात है, मैं कल या परसों की बात है, कल ही की बात है। मैंने ये पूछा कि कल आपने क्लास डिस्टर्ब हुआ तो क्यों हुआ, कोई आ गया, मोबाइल डिस्चार्ज हो गया, नेटवर्क खत्म हो गया, क्या कारण था ये पूछ रहा हूँ, तो बोल रहे जी पता ही नहीं। आपको ये नहीं याद है कि कल क्यों डिस्टर्ब हुआ आपका क्लास? जब जब बीच से क्लास बीच में ही लेफ्ट कर गए थे तो। सुप्रियो, एनएमआर का डेफिनेशन क्या होता है, एनएमआर क्या कहता है? अरे सब 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 ग्रुप बना लिया, सब ग्रुप बनाया। ये क्या नाम है, फैसल, फैसल किधर गए रे फैसल? ये टोकरी दिखाई दे रहा है, अब बता दो फैसल जी। लेफ्ट किए, अच्छा क्यों लीव किए थे? अच्छा, ओके ओके ओके, हाँ वही कारण पूछ रहा था। ये किधर गया फैसल, नहीं है क्या लाइन पे? फैसल है क्या? ओ उसका नेटवर्क इशू आया है। ओके, ये एब्सोल्युटली गुड 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 गुड। ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इसको रखते हैं, किसको? ये बेंजीन है। और जैसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जब रखेंगे ना, तो इसके अंदर में एक करंट जनरेट हो जाता है, दीज आर कॉल्ड द, इसके लिए हम लोग बात करते थे तो क्या नाम देते थे, ये इंड्यूस्ड करंट हम लोग बोलते थे जी। इसमें एक करंट इंड्यूस हो जाता है जब किसी भी, सृजन आप नहीं थे क्लास में, सुनिए, कोई भी बेंजीन को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो उस मैंने बेंजीन को, मैंने एक्सपेरिमेंट बेंजीन पे किया गया था, तो उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे, अगर उसमें इंड्यूस्ड करंट जनरेट हो जाता है, चूंकि मैग्नेटिक आप जानते हैं क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये देखिए ये बेंजीन है तो इलेक्ट्रॉन का चेंजिंग होता रहता है, ये इलेक्ट्रॉन कभी यहाँ आएगा कभी यहाँ आएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, जिसके वजह से क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है तो उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि ये इलेक्ट्रिसिटी करंट जनरेट होती है। जब करंट जनरेट होगी इसका मतलब हम समझ जाएंगे दीज आर कॉल्ड द एरोमेटिक कंपाउंड। ये एनएमआर का डेफिनेशन है कि किसी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में बेंजीन को रख देंगे, अगर उसमें इंड्यूस्ड करंट जनरेट हो गया तो हम कहेंगे दीज आर कंपाउंड द एरोमेटिक कंपाउंड। लेकिन वो बेंजीन पे ही शोध किया गया था और जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड है सारे एरोमेटिक कंपाउंड को रखा गया, तो एरोमेटिक कंपाउंड होता ही है, रेजोनेंस होगा उस केस में, उसमें साइक्लिक होगा तो वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, तो उस केस में हमको जब भी मिलता है इंड्यूस करंट तो हम कह देते हैं दीज आर कंपाउंड इज द एरोमेटिक कंपाउंड। यही एनएमआर बताता है। तो इस केस में कंट्रोवर्सी क्या बता रहा हूँ, 14 एनुलिन के केस में कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, मैंने कुछ बुक्स ऐसा बोलता है कि दीज आर द नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक करने का मतलब इसलिए क्योंकि जी यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये बोलता है जी इस केस में आपस में चारों हाइड्रोजन के बीच में बहुत ज़्यादा ह्यूज रिपल्सन होता है, जिसके वजह से ये अपना प्लेनरिटी को लॉस कर देता है। लेकिन एक जेडी मार्च करके एक बुक है, जेडी मार्च इसका नाम है, उसमें वो बोलता है जी एनएमआर सिग्नल से, और ये बात सही भी है, जो एनएमआर सिग्नल से ये पास कराया गया, एनएमआर में इसको एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखा गया तो ये देखा गया कि एनएमआर सिग्नल जनरेट करता है, यानी कि जो उसमें इंड्यूस्ड करंट जनरेट होता है तो ये एरोमेटिक होगा। तो इसलिए इसमें थोड़ा कंट्रोवर्सी है जो 14 एनुलिन क्या है, तो अगर बोलता है कि एनएमआर सिग्नल क्या ये शो करता है तो यस शो करता है, लेकिन कुछ बुक ऐसा कहता है दीज आर नॉन एरोमेटिक, कुछ बुक कहता है जो एरोमेटिक है। तो हम लोग ये मान के चलें दीज आर कॉल्ड द एरोमेटिक, क्योंकि जो एनएमआर सिग्नल ही उसी लिए बनाया गया, किसी भी कॉम्प्लेक्स एरोमेटिक कंपाउंड को चेक करने के लिए ही बनाया गया था। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं 18 एनुलिन के बारे में। तो 18 एनुलिन का मतलब 18 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था,
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी कि टोटल 9 पाई बॉन्ड है। तो इसके लिए हम जानते हैं क्या, जो 18 हो जाएंगे। और ये तो एरोमेटिक है, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। इसमें कंट्रोवर्सी होता है लेकिन हम लोग इसको एरोमेटिक मान के चलेंगे। लेकिन अगर इससे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा, अगर पूछेगा तो ये पूछेगा जो फैक्ट है, जो क्या एनएमआर सिग्नल को ये प्रोड्यूस करता है या एनएमआर सिग्नल इसमें देखने को मिलता है, तो बोलेंगे यस। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसको बोलते हैं पेरीफेरल एरोमेटिसिटी। ये बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए बनता है, जो पेरीफेरल एरोमेटिसिटी, पेरीफेरल का मतलब क्या, इर्द गिर्द, किनारे किनारे, यानी कि एरोमेटिसिटी जो बनाता है ये इसके वजह से एरोमेटिक कंपाउंड होता है। ये पूरे के पूरे जो किनारे किनारे जो डबल बॉन्ड है, इन सब के वजह से एरोमेटिक कंपाउंड है, इसके वजह से एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। तो ये बोलता है पेरीफेरल एरोमेटिसिटी बोले तो इसके ये क्या करता है, आउट ऑफ द प्लेन चला जाता है। आउट ऑफ द प्लेन जाने के वजह से क्यों, क्योंकि ये जब यहाँ पे रहेगा तो इसकी एरोमेटिसिटी लॉस हो जाती है। तो ये अपने आप यहाँ पे जो क्राउडेड एरिया में है, पूरे इलेक्ट्रॉन यानी कि पाई बॉन्ड के बीच में वो क्राउडेड में फंसा हुआ रहता है, जिसके वजह से आसानी से वो क्या करता है, अपना आउट ऑफ द प्लेन चला जाता है। यानी कि ये कोई शेप चेंज कर देता है, थोड़ा सा बैंड हो जाता है। वो एक कॉपी के आपके कॉपी के प्लेन में रहता है और वो डबल बॉन्ड ऊपर में चला जाता है, थोड़ा सा मैंने कीजिए वो शेप अपना चेंज करता है, आउट ऑफ द प्लेन चला जाता है, जिसके वजह से जो प्लेन में रहता है वो एरोमेटिसिटी अपना लॉस नहीं करता है, एरोमेटिसिटी को मेंटेन कर लेता है। इसीलिए इसको बोलते हैं पेरीफेरल एरोमेटिसिटी, यानी कि किनारे किनारे एरोमेटिसिटी दिखता है, बीच के डबल बॉन्ड के वजह से एरोमेटिसिटी नहीं दिखता है। एक और इंटरेस्टिंग इसमें यह है कि अगर कोई भी हम जानते हैं जो अल्कीन जो होता है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये पोर्शन जो होता है जो मिडिल में जो है जो डबल बॉन्ड है ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अगर इसमें एडिशन रिएक्शन भी होता है, अगर यहाँ पे निकल के कैटलिस्ट है, निकल के प्रेजेंस में हाइड्रोजन को लेके आएंगे तो ये डबल बॉन्ड तोड़ करके और एक हाइड्रोजन यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ बना देता है और अभी अपने एरोमेटिसिटी को मेंटेन किया हुआ है। दैट्स वाई ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, दीज आर कॉल्ड द पेरीफेरल एरोमेटिसिटी। समझ में आया क्या? अब बात करते हैं यहाँ से, चलिए आगे बात करेंगे, यहाँ से बहुत टाइम लग जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हालांकि एक सेकंड मैं देख लूँ जी कितना मुझे पढ़ाना है अभी भी, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा ये नहीं है। चलिए मैं इसको कर देता हूँ, फिनिश कर ही देता हूँ, थोड़ा टाइम है अभी, 15 मिनट टाइम है। वेल सी हियर, ये देखिए एमओ डायग्राम से एक हम बता सकते हैं क्या कि कौन सा एरोमेटिक है कौन सा एंटी एरोमेटिक है। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, हालांकि इसका कोई यूटिलिटी नहीं है आपको चैप्टर में, लेकिन इसके लिए कहीं कहीं बुक्स में देता है तो थोड़ा सा चमत्कार दिखता है। हमेशा एक ध्यान रखना, हमेशा एक कार्बन हमेशा बॉटम पे रहेगा। ये बात पहला कंडीशन मैंने बता दिया, एक कार्बन हमेशा बॉटम पे रखना ही रखना है, राइट। उसके बाद से आप जैसे भी अरेंज करना है कर लीजिए। तो अगर ये करेंगे तो इसके लिए देखिए ये वाला रख दिया, इसको ऑर्बिटल MO मोलिकुलर ऑर्बिटल बना दिया, एक कार्बन के लिए और एक कार्बन के लिए एक यहाँ पे बना दिया, एक यहाँ पे बना दिया। जैसे MOT बनाते थे वैसे बनाए, इस कार्बन के लिए और इस कार्बन के लिए एक बार यहाँ बना दिया, एक बार यहाँ बना दिया और इस कार्बन के लिए यहाँ बना दिया, ठीक है। अब आपको काउंट करना है यहाँ पे बीचों बीच से इसको ये करना है, दीज आर कॉल्ड द नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। यहाँ कोई बॉन्ड नहीं बनने जा रहा है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने, हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, तो यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। इन 6 पाई इलेक्ट्रॉन को आप यहाँ फिल करना है। तो 1 2, क्यों, क्योंकि ये एनर्जी लेवल का डायग्राम है। तो यहाँ पे 1 हुआ और यहाँ पे जाए तो एनर्जी ज़्यादा हो तो इसको पेयरिंग कर दो। यहाँ पे जैसे हुंस रूल होता था, अबाउ रूल होता था, सेम ऐसे ही ये दोनों काम करेगा, ठीक है। ऐसे ही एनर्जी लेवल पे वैसे ही इसको फिलअप करना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना, 2 पेयरिंग कर दिया। अब यहाँ पे दोनों का इक्वल एनर्जी है तो एक एनर्जी यहाँ पे रखी, एक यहाँ रख दी, फिर दोबारा यहाँ पेयरिंग कीजिए, दोबारा यहाँ पे। अब यह तो पेयर तो है ही, इसका मतलब टोटल का टोटल पेयरिंग हो गया। जब टोटल का टोटल पेयरिंग हो गया एंड दैट इज कॉल्ड द, इसको बोलते हैं क्या, ऑल पाई इलेक्ट्रॉन आर पेयर। इसके लिए मतलब इसको दीज आर कॉल्ड द एरोमेटिक। इसको क्या बोलेंगे हम, एरोमेटिक। अगर एमओ डायग्राम से बनाना है तो हम इसको बोल देंगे दीज आर कॉल्ड द एरोमेटिक। सेम है जिसके लिए बात करें, ये देखिए ये वाला सिचुएशन है, यहाँ पे कुछ गलत है भाई, यहाँ पे प्लस होगा, छूट गया, ये प्लस होगा यहाँ पे, तभी ये बात करेंगे तभी होगा। यहाँ प्लस होगा, प्लस नीचे में प्लस मेंशन कर लीजिएगा, नीचे में प्लस छूट गया, ये प्लस होगा।
यहाँ पे जब बना देंगे, ये क्या है, डॉट डॉट क्या है, तो ये बनाने के लिए, ट्रायंगल केवल बनाने के लिए ऐसा किया गया, और ये डॉट डॉट कुछ नहीं है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, तो वन सेकेंड ये कार्बन के लिए यहाँ पे बना दीजिए, और इस कार्बन के लिए यहाँ पे, और इस कार्बन के लिए यहाँ पे। टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक, सॉरी दो पाई इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे फिलअप कर दीजिए, यानी कि पेयर्ड है, दीज आर द एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। चलो जी, नो, कैसे एरोमेटिक है, नहीं है ना। और ये sp3 नहीं हो जाएगा क्या, ओके। इसके लिए फिर से यहाँ नीचे में एक रख दीजिए, ये यहाँ रख दे। पहले मैंने बताया एक बॉटम पे एक कार्बन रखना ही है, और उसके बाद से जैसे दिख रहा है वैसे आप बना दीजिए। हालांकि ये बहुत ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको किसी किसी बुक में ऐसे देखने को मिलेगा, तो आप थोड़ा आश्चर्य कर जाएंगे। वेल, तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने, एक और एक दो, यानी कि दो पाई बॉन्ड है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 4। तो यहाँ पे दो फिलअप कर दिया और एक फिलअप कर दिया, अनपेड इलेक्ट्रॉन मिल गया। दैट्स वाई दीज आर द एंटी एरोमेटिक। ये देखिए एंटी एरोमेटिक, क्योंकि जी यहाँ पे जब पेयर्ड हो जाता सब के सब, तो हम कहेंगे एरोमेटिक है, और नहीं पेयर्ड होगा तो कहेंगे एंटी एरोमेटिक है। क्योंकि ये बॉन्डिंग होता है, ये एंटी बॉन्डिंग होता है, दीज आर द नॉन बॉन्डिंग होता है, ठीक है। ओके, सेम एज इस केस में भी 1 2 3 हो जाएगा, तो पेयरिंग कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। चलो वन सेकेंड, इसके लिए भी बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए, तो ये माइनस है, निगेटिव एक कार्बन के लिए है, तो टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 1 2 और 3 पाई बॉन्ड है, इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये दीजिए तो एरोमेटिक। सेम है, यहाँ प्लस हो जाएगा, sp2 बनाने के लिए इसको किया गया, अभी जो बताया। यहाँ पे ये और ये हो जाएगा, तो ये क्या दिख रहा है, 4n+2 रूल को फॉलो कर लेगा, आप देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप जानते हैं, लेकिन एक MOT एक कंसेप्ट है, MO से मैंने कि क्या बोल रहे हैं, ये MO डायग्राम से मुझे बताना पड़ता है जो एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। दीज आर द एंटी एरोमेटिक बिकॉज ऑफ दैट दीज आर द अनपेड इलेक्ट्रॉन। वन सेकेंड, अगर यह माइनस हो जाएगा तो ये भी हो जाएगा, या 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ये सब के सब आप MO बनाकर देख लीजिएगा, MO डायग्राम से आपको वन सेकेंड एंटी एरोमेटिक ही मिलेगा। इस केस के लिए हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी, पहले भी बात कर चुके हैं। ये ओपन करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा दीज आर द एरोमेटिक कंडीशन, क्योंकि यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन मिल जाता है और 4n+2 रूल को फॉलो करता है, दैट्स वाई एरोमेटिक हो जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं दीज आर द एरोमेटिक। लेकिन हमेशा हमको ब्रेक करके ही देखना पड़ेगा, क्योंकि ये इसके लिए पूछता है कि ये किसका रेस्ट्रिक्शन लॉक्ड है, किसका नहीं है, कौन सा रेस्ट्रिक्टेड है, कौन सा रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, तो उसके बारे में भी हमको जानना पड़ेगा। वन सेकेंड, इसके लिए भी ओपन करेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि रिंग के अंदर ही एरोमेटिसिटी होती है, उसके बाहर में एरोमेटिसिटी नहीं हम देखते हैं। तो फिर से इसको ओपन करेंगे, ये वाला सिचुएशन आ जाएगा, ये वाला कंडीशन आ जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। फिर से उसको ओपन करेंगे, ये वाला कंडीशन है। कभी भी आप ये सोच करके देख लीजिए, जो क्या इसको ऐसे ओपन कर दूँ तो क्या ये तांडव हो जाएगा, निगेटिव जा जाएगा, दीजिए तो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। ये सब को नहीं, यहाँ पे सॉरी हाँ, इसके लिए अगर बात करें तो ये ऊपर में ऐसे भी आप जानते हैं, ऐसे भी आप जानते हैं, दीजिए तो माइनस एम इफेक्ट होता है, तो ये डबल बॉन्ड को अपने तरफ खींचेगा, ये वाला हो जाएगा। तो अभी क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। ये वाला बनना चाहेगा क्या, नहीं बनना चाहिए, इसका मतलब कि ये नॉन एरोमेटिक में ही रह जाएगा, ये एंटी एरोमेटिक में बनने नहीं देगा। या यूं कहें जे सॉरी नॉन एरोमेटिक नहीं, ये एंटी एरोमेटिक तोड़ने के बाद बना, तो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड द एंटी एरोमेटिक, क्योंकि ये इसको टूट करके ये बनना ही है, ये वाला सिचुएशन आएगा ही आएगा। अगर नहीं आता इसको भी देख लें तो एंटी एरोमेटिक हो जाए, लेकिन ये वाला सिचुएशन क्रिएट होता ही होता है, दैट्स वाई इसको बोलते हैं क्या, एंटी एरोमेटिक। ये वाला नॉन एरोमेटिक नहीं होगा, प्लीज़ आप इस बात को ध्यान रखना, नॉन एरोमेटिक नहीं है, एंटी एरोमेटिक होगा। ये थर्ड वाला क्वेश्चन एंटी एरोमेटिक होगा। पूछा है जो विच कंपाउंड आर अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर, कौन सा रूम टेम्परेचर पर, तो देख सकते हैं यहाँ पे ये दिया हुआ, तो ये खुल जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। ये एंटी एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, इसके लिए कुछ भी रेजोनेंस की पार्टिसिपेट करता है, यहाँ पे एंटी एरोमेटिक है। यही एंटी एरोमेटिक अपने नॉन एरोमेटिक के लिए ऐसा सिचुएशन बना लेता, हमने बात कर चुके हैं, या डाइमेराइज के फॉर्म में रहता, लेकिन इसको अगर पूछे तो एंटी एरोमेटिक है। सेम है, इसकी बात करें तो क्या हो जाएगा, ये वाला माइनस एम हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कुछ गलत लिखा, ये प्लस हो जाएगा। तो वन सेकेंड, ये भी एंटी एरोमेटिक है, ये पूरे कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है। हम तोड़ तोड़ कर देख रहे हैं, लेकिन हमको ऐसे देख करके भी बता सकते हैं दीज आर ऑल्सो एंटी एरोमेटिक। ये वाला एरोमेटिक है, इसलिए ये और ये हाईली अनस्टेबल होता है एट द रूम टेम्परेचर, ठीक है। चूँकि एंटी एरोमेटिक होता है, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है। अब बोलेंगे
स्टेबल कब होगा, तो एट एडवर्स कंडीशन में उसको हम रख ही सकते हैं, क्या दिक्कत है। वेल ये जेई का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दिया था और ये भी दिया था, हालांकि इसका नाम पूछिएगा तो मैं नाम के लिए बारे में इसका क्या बताइएगा, ये नाम काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, चाहे नहीं भी लिख सकते इसको। खैर ये देखिए ये बेंजीन है और यहाँ पे ये पड़ा हुआ ये वाला, और इस तरीके से वो बोलता है 3 मोल, ये रेस्ट्रिक्शन है, 4 मोल नहीं ले सकते, 2 मोल नहीं ले सकते। अगर 4 मोल लेते हैं तो भी चल जाए, लेकिन 2 मोल नहीं ले सकते। 4 मोल लेंगे तो चलेगा नहीं, 4 मोल लेंगे तो भी नहीं चलेगा, 4 मोल लेंगे H2 तो भी नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि ये और कोई बॉन्ड तोड़ देगा। तो ये क्या हो जाए, 3 मोल रेस्ट्रिक्शन है, 3 मोल आपको नाइट्रोजन हाइड्रोजन लेना है और निकल के प्रेजेंस में लेना है। तो पूछा ये जेई में क्वेश्चन पूछा था, ये बताइए जे ऐसे ऐसे 4 ऑप्शन दिए थे, 4 ऑप्शन दिए थे, 4 ऑप्शन दिए थे। बोलता है जी बताओ जी इसके बाद से क्या बनेगा। तो आपको ये ध्यान रखना, ये वाला जो देखिए ये वाला दीज आर द एंटी एरोमेटिक, ये वाला एंटी एरोमेटिक है, ये वाला एंटी एरोमेटिक है। ये जब एंटी एरोमेटिक हो गया, दीज आर द एंटी एरोमेटिक, दीज आर द एंटी एरोमेटिक, दीज आर द एंटी एरोमेटिक। ये एंटी एरोमेटिक होने की वजह से जैसे ही आपको यहाँ पे था ये एडिशन रिएक्शन करता है और ये हाईली अनस्टेबल था, ये टूट करके ये देखिए सिंगल बॉन्ड के फॉर्म में चला गया, ये ऐसे बन गया, ये ऐसे बॉक्स बना दिया। और ये अपना एरोमेटिसिटी, ये अपना एरोमेटिसिटी, ये अपना एरोमेटिसिटी अलग अलग मेंटेन करता है। ये नहीं बनता जे एक ही रिंग का पूरे बॉन्ड को तोड़ दें और ऐसे कर दें, ये गलत हो जाए, क्योंकि ये और ये अभी भी एंटी एरोमेटिक बन गया, रह गया। एंटी एरोमेटिक वही रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है जिसकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा, जो स्टेबिलिटी जिसकी स्टेबिलिटी कम, वो जल्दी से जल्दी अपने रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। दैट्स वाई वो टोटल के टोटल एंटी एरोमेटिसिटी खत्म हो जाता है और सबके सब एरोमेटिक कंडीशन में बन जाता है। ठीक है, चलो अब बात कर कुछ कंपेरिजन में बात करें एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। देखिए प्रॉपर्टी की बात करें, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक है। साइक्लिक प्लेनर, साइक्लिक प्लेनर, इस केस में साइक्लिक भी हो सकता है, असाइक्लिक यानी कि ये ऐसे भी ओपन चेन हो सकता है, प्लेनर भी हो सकता है, नॉन प्लेनर भी हो सकता है, इसमें कोई भी कंडीशन हो सकता है। लेकिन इसका कंडीशन होता है क्या, sp2 होता है, sp2 होता है, sp2 sp3 sp, ये तीनों होता है। ठीक है, हो सकता है पाई इलेक्ट्रॉन के लिए ये जानते हैं, ये जानते हैं, और ये जो जानते हैं ये कुछ भी हो सकता है, इवन जीरो, यानी कि ये ऐसे बोलेंगे तो इसके लिए भी बोलेंगे दीजिए तो नॉन एरोमेटिक, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन जीरो हो सकता है, एनी हो सकता है, इवन ऑल्सो कीजिए इंक्लूडिंग जीरो भी हो सकता है। स्टेबिलिटी की बात का वेरी स्टेबल, ये अनस्टेबल और मॉडरेटली स्टेबल होता है। ठीक है, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है कि रेजोनेंस करने के बाद से पाई इलेक्ट्रॉन, या रेजोनेंस करने के बाद कि उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, इसका कारण क्या है, ये देखिए यहीं से हम पढ़ेंगे रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी में मैं एक चीज़ पहले आपको बता देता हूँ, यहाँ पे सी है, ये देखिए ये वाला स्ट्रक्चर बनता है, ये वाला स्ट्रक्चर बनता है, ये वाला स्ट्रक्चर बनता है। क्या ये रियल स्ट्रक्चर है, बोथ आर रियल स्ट्रक्चर और नॉट, क्या ये दोनों रियल स्ट्रक्चर है, नहीं है, दीज आर द कैनोनिकल स्ट्रक्चर, दिस वन इज द रियल स्ट्रक्चर, राइट। इसका मतलब कि इसका और इसका दोनों का कंट्रीब्यूशन इसको बनाने में। ठीक है, अब कौन बोलेंगे ये वाला ज़्यादा स्टेबल है कि ये वाला ज़्यादा स्टेबल है, किसके बारे में बोलेंगे। देखिए हम बेंजीन की बात करते हैं तो आज तक आप पढ़ते हैं जो ये और ये में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन डिफरेंस है, इसमें डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, लेकिन इस केस में सब जगह पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। दैट्स वाई इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, इसकी स्टेबिलिटी कम होती है। पहली वजह ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये एग्जिस्ट करता है। तो इसके लिए यानी कि इन दोनों के बीच की जो एनर्जी का डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड द रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो एनर्जी का डिफरेंस है, यानी कि रियल हाइब्रिड और कैनोनिकल स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। हमने अभी तक देखा तो सिर्फ यही जानते हैं कि ये जो डबल बॉन्ड होता है ये रेजोनेंस कर सकता है, और रेजोनेंस करके क्या बना देगा, ये वाला ऐसा स्ट्रक्चर बना देगा। तो कहते हैं ये रेजोनेंस कर सकता है, ये वाला में चला गया तो ये बताइए इसका एनर्जी कितना, इसका एनर्जी कितना, ये दोनों के बीच का डिफरेंस होगा, उतने एनर्जी को लॉस किया है। तो रेजोनेंस एनर्जी हमेशा लॉस्ट एनर्जी है, बिकॉज ऑफ दैट कोई भी कंपाउंड होता है उसकी एनर्जी जितनी कम होगी उतनी ज़्यादा स्टेबल होता है, जितनी ज़्यादा एनर्जी लॉस करेगा उतनी ज़्यादा स्टेबल होगा, राइट। तो यही चीज़ें यहाँ पे पढ़ाना है, बताना है। देखिए इट इज लॉस्ट एनर्जी, ये कम मैंने ख़त्म हुआ है एनर्जी, इट इज लॉस्ट एनर्जी। सो इफ रेजोनेंस एनर्जी इज मोर, अगर रेजोनेंस एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है
स्टेबिलिटी विल बी मोर, यानी कि जितनी ज़्यादा एनर्जी को लॉस करेगा उतनी स्टेबिलिटी बढ़ेगा। अब एक्सपेरिमेंटल कुछ चीज़ें देखते हैं। रेजोनेंस एनर्जी का कैलकुलेशन क्या होता है ये देखिएगा। साइक्लो क्या बोलेंगे, हेक्सा क्या बोले, हेक्सीन अगर बात करें एक ही है तो इसके लिए पोजिशनिंग कर, यहाँ पे जब एडिशन रिएक्शन करते हैं तो ये हेक्सेन बना देता है, और ये एक्सपेरिमेंटल है। -28.5 किलो कैलोरी, सॉरी किलो, हाँ किलो कैलोरी एक्सपेरिमेंटल आया है। इतने HOH, इसको बोलते हैं HOH, हिट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, इसको बोलते हैं HOH भी बोलते हैं, डेल्टा H को HOH बोलते हैं, हिट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, यानी कि ये हाइड्रोजन जुटने के बाद से इतने -28.5 किलो कैलोरी हिट लॉस किया, तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ी। किसकी, ये वाला स्टेबिलिटी इसके लिए। दूसरी बात यहाँ पे बात करेंगे तो 2 मोल अगर हाइड्रोजन ले लेते हैं तो ये फिर से टूट करके ये वाला सिचुएशन में आएगा। वंस अगेन इसके जस्ट डबल हो जाता है। अप्रॉक्सीमेट यहाँ लिखा हूँ, नॉट इक्वल टू अप्रॉक्सीमेट। अगर यहाँ पे 3 होता है तो 3 है तो 3 मोल कर देंगे तो इसको ये होना चाहिए, तो ट्रिपल टाइम होना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली, बट ऐसा नहीं होता। 85 किलो कैलोरी होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये हम कैलकुलेशन से निकाल रहे हैं, इससे इसे कैलकुलेट करके ये निकाल रहे हैं, होना चाहिए, लेकिन ये तो इमेजिनरी स्ट्रक्चर, ये तो नहीं होता है। इस केस में ये क्या होता है, ये रेजोनेंस करेगा क्या, नहीं करेगा। 2 कंडीशन होता है, ये रेजोनेंस के केस में हमने नहीं लिखा, ये और ये ऐसे भी बन सकता है, तो ये रेजोनेंस कर लेता, लेकिन मैंने यहाँ लिखा है नॉन ये रेजोनेंस नहीं कर रहा है, ये रेजोनेंस नहीं कर रहा है, ये कर रहा है और कर रहा है, इसको भी अल्केन बनाना है, तो ये ट्रिपल टाइम बनना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में ये तो इमेजिनरी है। इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, रियल हाइब्रिड ऐसे बनेगा। इसमें 3 मोल जोड़ देंगे तो आप कहेंगे सर ऐसा कैसे हुआ, ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, ये डॉट 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 बना दिया, तो ये बताइए कैसे टूटा, ऐसा नहीं टूटेगा, इमेजिनरी है। तो हम इसको ऐसे मान करके ये रेजोनेंस कर रहा है, और तब इसमें 3 मोल यानी कि डालेंगे तो ये हेक्सेन बना देगा। एक्सपेरिमेंटल डेटा ये आया, यानी कि थ्योरेटिकल मुझे इतना आना चाहिए था, एक्सपेरिमेंटली इतना आया इन दोनों के बीच, यानी कि ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर से ऐसे हेक्सेन बना रहा है, और एक्सपेरिमेंट ये जो बेंजीन रियल में उससे हमको हेक्सेन बना रहे हैं। इन दोनों के एनर्जी का डिफरेंस जब निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी कि 49 - 85 दैट इक्वल टू 36 किलो कैलोरी, यानी कि जी इसकी एनर्जी 36 किलो कैलोरी ज़्यादा है, इसकी एनर्जी 36 किलो कैलोरी कम है, यानी कि इन दोनों के रेजोनेंस एनर्जी, यानी कि ये रेजोनेंस करेगा तो एनर्जी रिलीज करके, और ये बनाएगा तो कितना एनर्जी रिलीज करेगा, तो 36 किलो कैलोरी। यस और नो, डेफिनेशन देख लीजिए, बाकी हम अगले क्लास में एसिडिक में से बस खत्म हो गया। अब डेफिनेशन में ये रेजोनेंस एनर्जी का डेफिनेशन क्या होता है, रेजोनेंस एनर्जी ऑफ ए कंपाउंड इज द डिफरेंस, ये लिखा हुआ, ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, डिफरेंस ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बिटवीन रियल हाइब्रिड एंड इट्स मेजर कंट्रीब्यूटर। रियल हाइब्रिड ये था और मेजर कंट्रीब्यूटर ये था, तो मेजर कंट्रीब्यूटर मतलब हमारे पास इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, तो हमको कोई लफड़ा नहीं है, यानी कि जो भी मेजर कंट्रीब्यूटर होगा और रियल हाइब्रिड होगा, इन दोनों के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड द रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं। इसी को बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। कब H2 जब निकल के प्रेजेंस में जोड़ते थे ना, तो इसी को बोलते हैं हीट ऑफ HOH। तो जिसकी जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी उतनी ही कम उसकी एनर्जी रिलीज करेगा। ये बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। चूँकि इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है तो इसकी एनर्जी और पहले से कम है, तो अगर इसके लिए HOH कर देंगे तो एनर्जी कम ही रिलीज करेगा। ठीक है, अब देखिए ये जो डेफिनीशन जो इस्तेमाल करेंगे, ऊपर में जो फॉर्मूला मैंने लिखाया, ये जो लिखाया, ये हमेशा जब जे हमारे पास पोजिशनल आइसोमेरिज्म, यानी कि जे यहाँ पे डबल बॉन्ड है, एक बार उठ गए, ये पोजिशनल आइसोमेरिज्म, या ये पोजिशनल आइसोमेरिज्म होनी चाहिए, या वैसा कंपाउंड जिसमें नंबर ऑफ डबल बॉन्ड सेम होना चाहिए, उसी के ऊपर में वो फॉर्मूला एप्लीकेबल है। अन्यथा दूसरे यानी कि डबल बॉन्ड का चेंजिंग हो जाएगा। सपोज दैट एक में 1 है, एक में 2 है, एक में 3 है, तो वी कैन नॉट फाइंड इट HOH का वैल्यू, हमको एक्सपेरिमेंटल ही फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर अभी HOH की बात पूछे, ये बताओ जी ये में और ये में, ये फर्स्ट में और सेकंड में HOH का वैल्यू किसका ज़्यादा होगा, तो क्या बताइएगा, यानी कि ये जो ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी HOH का वैल्यू कम होगा। तो इस फर्स्ट में और सेकंड में कौन सा ज़्यादा स्टेबल है सृजन, कौन सा ज़्यादा स्टेबल है फर्स्ट और सेकंड में, विच वन इज ए मोर स्टेबल? फर्स्ट वाला क्यों?
नहीं कल बात, हाँ बोलिए। यस ये भी कह सकते हैं, ये ज़्यादा ये डबल बॉन्ड जो है ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड, यानी कि ये इसके पास में क्या है, ये ब्रांच है, ये ब्रांच है। लेकिन एक चीज़ कल मैं बताया था, जो कभी भी डबल बॉन्ड की बात करें संख्या सेम हो तो डबल बॉन्ड रिंग के अंदर में होता है, वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू द बाहर। लेकिन इसका लॉजिक ये भी है, ये डबल बॉन्ड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेंट लगा हुआ है, इसके साथ क्या हुआ, एक ही लगा हुआ है, यानी कि ये इसके साथ उतना ब्रांचिंग नहीं है, इसके साथ ज़्यादा ब्रांचिंग है, ये भी रीजन है इसका, ठीक है। दैट्स वाई एच का वैल्यू क्या होता है, ये कम, ये ज़्यादा स्टेबल है। जब ज़्यादा स्टेबल है तो एच का एनर्जी का वैल्यू कम देगा, और ये कम स्टेबल है तो ये ज़्यादा देगा। इस केस में अगर बात करें, सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा है, इसमें रेजोनेंस हो रहा है, इसमें भी रेजोनेंस हो रहा है। एच अगर पूछता है पर डबल बॉन्ड, तब तो आप आसानी से बता सकते हैं, यू कैन फाइंड इट। आपको हमेशा क्वेश्चन पूछेगा पर एच पर डबल बॉन्ड, यानी कि एक डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में क्या बात करें, एक डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में क्या बात करें। तो जब सबसे ज़्यादा स्टेबल, उससे कम, सबसे कम, यानी कि इसमें बहुत कम एनर्जी रिलीज करेगा, तो ये देखिए बहुत कम एच का वैल्यू होगा, उसके बाद से इसमें होगा, उसके बाद से इसमें होगा, तब तो पर डबल बॉन्ड के हिसाब से आप बता सकते हैं। लेकिन अगर एच कंपाउंड के बारे में बोलेगा तो आपको एक्सपेरिमेंटल आना चाहिए था। अगर एक्सपेरिमेंटल की बात करें तो इसमें रेजोनेंस देख लीजिए, इस केस में इसमें रेजोनेंस हो रहा है, इसमें आप एक्सपेरिमेंटल अभी थोड़ी देर पहले जो बताया उसमें मैंने ऐसे लिखा था, मैंने बताया था जैसे ऐसे लिखा था, ठीक है, तभी भी हमारे पास 2 × 28.5 आ रहा था, ठीक है। अगर रेजोनेंस करेगा तो इसका मतलब और कम हो जाएगा। तो ये देखिए सबसे कम का अगर बात करें इस केस में, तो क्या एच ऑफ द कंपाउंड के केस में क्या बनेंगे, ये सेकंड वाला होगा अकॉर्डिंग टू डेटा, ये थर्ड वाला हो जाएगा और ये फर्स्ट वाला हो जाएगा। ये देखिए 49 पॉइंट समथिंग क्या होता, 49.5 था, इसके लिए कितना होता था 28। ये देखिए 28 पॉइंट इतना कब, जब ये रेजोनेंस नहीं करता था, जब रेजोनेंस करता है ना तो इससे भी कम हो जाएगा उसका, यानी कि किधर गया भाई, हाँ इससे कम हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 28.5, क्योंकि ये इसमें अब डबल बॉन्ड पर डबल बॉन्ड की बात नहीं कर, पूरे कंपाउंड की बात कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी ये रिलीज करेगा, उसके बाद से ये रिलीज करेगा, उसके बाद से ये रिलीज, कुछ उल्टा बता रहा था क्या, ओके। तो इस केस में यहाँ पे 49.5 किलो कैलोरी ये रिलीज करता है, और उससे ज़्यादा थोड़ा लिटिल बिट ज़्यादा, लेकिन इससे कम, क्योंकि ये रेजोनेंस नहीं करता था इतना, जब रेजोनेंस करने लगेगा तो थोड़ा सा और कम हो जाएगा, यानी कि 52 पॉइंट समथिंग के लगभग होगा। तो ये 52 सबसे ज़्यादा, 49 एंड देन 28। समझ में आया क्या, यस सर नो, हाँ या ना बोलिए। सुप्रियो समझ में आया क्या, ओके। दिस इज द लास्ट पोर्शन। ये देखिए अगर यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करें, देखिए ये रेजोनेंस इसके लिए एक बेंजीन है, तो रेजोनेंस एनर्जी की बात करें किलो कैलोरी में ये 36 होता है, जबकि जी ये दो रिंग है, दो बेंजीन है, एक और एक, दो बेंजीन है, तो ये होना कितना चाहिए था इसका 72, लेकिन इससे कम होता है। देखिए 61 एक्सपेरिमेंटल। यहाँ पे कितने रिंग है, 3, यहाँ ये इसके बात करें, ये इसका कितना है 3 रिंग है, यानी कि 3 बेंजीन है, तो इसके लिए होना कितना चाहिए 36 × 3 दैट इज इक्वल टू कितना, 3 3 का 9 और 36 का 18, 108 होना चाहिए था, लेकिन है कितना, इतना। इस तरीके से यानी कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ डबल बॉन्ड बढ़ाते जाएंगे उसके हिसाब से इसका रेजोनेंस एनर्जी घटते जा रहा है। रेजोनेंस एनर्जी बढ़ना चाहिए था, यानी कि 108 होना चाहिए था, लेकिन 108 से भी कम हो रहा है, 83 हो रहा है, यानी कि ये सबसे ज़्यादा स्टेबल ये है और स्टेबिलिटी इसकी कम है, या सर नो, क्योंकि ये इसकी रेजोनेंस एनर्जी कम है और इसकी रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा है अगर इंडिविजुअल रिंग की बात करें तो। हाँ या ना, सृजन समझ में आ रहा है, सृजन, ओके। तो यहाँ पे देखिए अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोलता है, ये वाला तो हमको समझ में आ गया, जो रेजोनेंस एनर्जी इसकी ज़्यादा है, ये ज़्यादा स्टेबल होता है इसके रिस्पेक्ट में, कब, जब जो अगर पर हम रिंग की बात करें, दोनों रिंग की बात करते हैं, इस रिंग में कितना आ जाएगा भाई, इस रिंग में अगर बात करें तो 30.5 हो जाएगा, 30.5 हो जाएगा इसके रेजोनेंस एनर्जी, लेकिन इसका कितना 36, जिसकी जितनी ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी, बिकॉज इतने एनर्जी को रिलीज किया है, ये इतने एनर्जी को रिलीज करेगा, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज उतनी ज़्यादा स्टेबल। अब क्वेश्चन ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन दिया, और कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आता है तो इसको अटैक करेगा इसके ऊपर में। क्वेश्चन ये बनता है कहाँ पे अटैक करेगा और क्यों वहीं पे अटैक करेगा। तो देखिए क्या क्या पोजीशन है, देखो एक, ये और ये और ये सब के सब चारों इक्विवेलेंट है, आप देख सकते हैं, ये और ये और ये और ये चारों इक्विवेलेंट है पोजीशन वाइज। कहीं से भी चलिएगा तो ये इसका पोजीशन, इसका पोजीशन, इसका पोजीशन इक्विवेलेंट है, सेम इसका इक्विवेलेंट है, ठीक है।
और ये 9 और 10 इसका भी इक्विवेलेंट है, ठीक है। अब क्वेश्चन जब इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल है यानी कि इलेक्ट्रॉन सीकिंग है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की तलाश में है। और हमारे पास कोई भी बेंजीन होता है या बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर होता है, यानी कि उसके पास पाई इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, जिसके वजह से क्या हो जाता है, उसके पास आसानी से इलेक्ट्रॉन मिल जाता है। क्वेश्चन ये बनता है जी इसको तोड़ेगा तो क्यों नहीं, तो यहाँ पे क्यों नहीं अटैक करेगा। 3 जगह अटैक कर सकता है, 8 नंबर पे करे चाहे 1 नंबर पे करे, या 7 नंबर पे करे, या 2 नंबर पे करे, इस पे करे, या फिर 9 नंबर पे करे, ठीक है। क्वेश्चन ये बनता है जी ये अगर ये 8 नंबर पे अटैक करे या 7 नंबर पे अटैक करेगा तो ये वाला वैनिश्ड हो जाएगा। तो सिचुएशन कुछ ऐसा हो जाएगा 61 किलो जूल, यानी कि ये दोनों बन करके 61 किलो कैलोरी मिल जाएगा, ठीक है, यानी कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रोफाइल 9 नंबर पे अटैक करता है तो ये देखिए एक बेंजीन यहाँ बन जाएगा, एक बेंजीन यहाँ बन जाएगा, और ये 36 मिल करके इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रेजोनेंस एनर्जी कितना हो जाएगा 72, यानी कि ये कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू यहाँ पे अटैक करने या यहाँ पे अटैक करने से। क्यों? क्योंकि जितनी ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगा उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगा, ये बात हम जानते हैं। यस सर नो, हाँ या ना जी। ये पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में एसिडिक स्ट्रेंथ। आइए हम सब अटेंडेंस ले लेते हैं फटाफट, काफ़ी लेट हो गए हम लोग, और विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास ऑन थर्सडे, और यहाँ पे हम बात करेंगे। आइए हम लोग फटाफट आ जाइएगा MS टीम पे।